स्टोरी की शुरुआत में हमें एक खुले आसमान को दिखाया जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं सच में जीना चाहता हूँ, मैं बहुत बुरी तरीके से जीना चाहता हूँ। और हमारे एमसी का नाम है किम आइजक और जो उसकी इलनेस थी वो एक रेयर डिसीज थी जिसकी वजह से डॉक्टर बताता है कि अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हारे नाम पर इस डिसीज को रखा जाएगा। मुझे माफ कर दो पर इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जो बेचारा आइजक था वो बस ये चुपचाप से सुन रहा था और वो डॉक्टर बताता है कि बस लगभग तुम्हारे पास केवल 6 महीने ही बचे हुए हैं। जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट कर सड़क पर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गया था और वो सड़क पर खड़ा हुआ था। सभी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे पर उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पर लोग उससे टकरा भी जाते हैं पर वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमें उसके चेहरे पर उसकी मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बताता है कि मैंने बिल्कुल किसी काम करने वाली चींटी की तरह ही जिंदगी भर काम करा है और अब आखिरकार जब मैं सेटल डाउन होने ही वाला था अब मैं बस मरने वाला हूँ। और यही सब सोचते हुए वो चुपचाप से बस सड़क पर चलता जा रहा था जहाँ पर एक आदमी अचानक ही आकर उसको धक्का दे देता है और कहता है कि जल्दी हटो, ये बहुत खतरनाक है। और जैसे ही वो साइड में आकर फुटपाथ के ऊपर गिर जाता है वो बहुत बुरी तरीके से कपकपाते हुए कहता है ये डेथ सेंटेंस आखिर ये इतना ज्यादा अनफेयर क्यों है। और उसके हाथ में एक लॉटरी की टिकट थी जिसको देखते हुए वो बताता है कि आज के ही दिन मैं सबसे ज्यादा बेस्ट लॉटरी को जीता था और इसी वजह से ही तो मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं और किसी भी चीज के साथ पूरी तरह से खुश रहूंगा। और वो आंसू बहाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जिंदा रहना है, प्लीज मुझे जिंदा रहना है। और लगातार उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होती जाती है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद वो आगे बताता है कि बस इतना कहने की ही देर थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे हमेशा जिंदा रहना है, वो भी ऐसे किसी स्टेट के अंदर। मुझे रीइंकार्नेटेड के लिए चुन लिया गया था, वो भी एक टकले स्केलेटन के तौर पर। और ये हमारा एमसी आइजक है जो कि अब एक डीमन बन चुका है। साथ ही वो आगे कहता है कि इस बॉडी के साथ मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जिसके बाद हमें उसके सामने कई सारे डीमंस को दिखाते हैं जो कि उसके पीछे से ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। पर वो बड़े ही आराम से पीछे की तरफ घूमता है और अपने एक ज्यादा भयानक सी तलवार को लेकर उनके ऊपर हमला करता है और बड़े ही आराम से अपने केवल सिंगल स्ट्राइक के साथ उन सभी को मारना चालू कर देता है और बोलता है मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को खत्म कर दूंगा। और देखते ही देखते इसी तरीके से वो जितने भी डीमंस होते हैं उन सभी को मार देता है और उनके खून से जमीन पूरी तरह से रंग जाती है और उसकी तलवार से पूरी तरह से वो बह रहा था। जिसके बाद आइजक इस चीज को नोटिस करता है कि उसके पीछे एक और काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर था जो कि अपने बड़े से हाथ के साथ उसको यहाँ पर दबाने वाला था। ये देखकर वो जल्दी से उससे बचता है और आसमान में जंप कर जाता है और वो बड़े ही आराम से उसको देख रहा था। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार अब ये सारी बकवास यहाँ पर खत्म होगी। और वो फिर से अपनी तलवार के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उससे कहता है कि मरो। और उस बड़े से मॉन्स्टर को जैसे ही वो रोर करता है उसके ऊपर हमला कर बड़े ही आराम से एक ही बार में उसके गले को काट कर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो फिर से मुस्कुराने लगा था और वो कहता है कि ये आखिरी बचा हुआ एक था। और उस मॉन्स्टर के गिर जाने के साथ वो कहता है कि अब ये पूरा हुआ, यानी जो रिबेल फोर्स था उसे पूरी तरह से खत्म करने का जो मिशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। जिसके बाद वो आगे बढ़ना चालू करता है और वो कहता है कि जब मैं रीइंकार्नेट हुआ था मैं सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का डीमन था, स्केलेटन। और अचानक ही मैं इवॉल्व हुआ और एक अनडेड किंग यानी लीच के अंदर बदल गया, द किंग, द इमोर्टल किंग। और ऐसे कई सारे डीमंस थे जो कि उसको आगे बढ़ता हुआ देख कर उसे चेयर कर रहे थे, जहाँ पर वो उस बड़े से राक्षस का सिर अपने साथ घसीटते हुए लेकर आ रहा था। और वो आगे कहता है और मैं उस डीमन आउटलॉ को फिर से वापस लेकर आया जो कि न जाने कितनी सेंचुरीज पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और वो ये सोचकर उसके चेहरे पर अलग ही तरीके की लाली आ रही थी। वो कहता है कि भले ही मैं यहाँ पर टकला ही क्यों न हूँ पर मैं हूँ तो एक डीमन किंग ही। और वो सभी डीमंस चिल्लाते हुए कहते हैं कि इज़िक जो हमारे किंग है जिनने अपना नाम खुद से बनाया है और सभी लोगों के ऊपर राज करा है, इज़िक इज़िक। और ऐसे कर वो उसे चिल्लाए जा रहे थे। पर ये देखकर आइजक को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मेरा नाम आइजक है, क्या तुम लोगों को सच में इतनी कोई चीज भी समझ में नहीं आती। वो कहता है कि तुम बेवकूफ जो कि सही तरीके से मेरा नाम तक नहीं ले सकते, ठीक है इस चीज का ख्याल रखो क्योंकि अब डीमन किंग को। पर तभी जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तो वो उससे पूछते है कि डीमन किंग आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहता है कि पेमेंट लेने के लिए, मेरा आखिरी गोल। अभी भी उसके चेहरे पर वही लाली थी और वो आगे बढ़ते हुए कहता है ये सब बेकार से खाने के लिए है और वो सब करने के लिए है जिससे मैं फिर से एक इंसान बन सकूं। जिसके बाद हम एक सूरज भरे आसमान को दिखाते हैं जहाँ पर वो उसी बड़े से डीमन के सिर को लेकर आ गया था। सभी गॉड्स जो कि ये सब देख रहे थे काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और आइजक वहीं पर खड़ा हुआ था और पता चलता है कि वो डीमन रॉयल के अंदर था जहाँ पर 5 गॉड्स जो कि सबसे ऊपर बैठे हुए थे वो उसके सामने बैठे हुए थे। आइजक उन लोगों से कहता है कि मैंने उन सभी को खत्म कर दिया है जो कि तुम्हारे खिलाफ जा रहे थे, एग्रीमेंट अब यहाँ पर खत्म होता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब मुझे एक इंसान बना दो। सभी लोग बात करना चालू कर देते हैं कि तुमने सभी लोगों को हरा दिया, मुझे तो ऐसा लगा था कि ऐसा कुछ करने के लिए 500 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे, ये तो सच में पूरी तरह से पागल है। और वो गॉड आपस में बातें कर रहे थे कि मैंने सुना है कि जितने भी हाई रैंकिंग नोबल्स है उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जहाँ पर वो इसे काम देते हैं पर वो उन लोगों ने अभी तक उसको कोई भी पेमेंट नहीं दी है।
ये सुनकर आइजैक कहता है कि मैं तुम लोगों की बातों को सुन सकता हूँ, पर आखिर तुम लोग इतने ज्यादा इसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों ने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं इन सभी को हरा देता हूँ तो तुम मुझे एक इंसान बना दोगे। मैंने वैसा ही कहा जैसा कि तुमने कहा है। तो करप्ट बास्टर्ड्स, जल्दी से वैसा करो जैसा कि तुमने कहा था। पर वो गॉड मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम्हें हमारे लिए एक और काम करना होगा। पर ये सुनकर वो काफी गुस्से में आ गया था और दांत पीसते हुए अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं एक स्केलेटन हूँ, पर फिर भी उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर उन्हें कहाँ पर रुकना है। इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पे ये किस तरीके की बकवास करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊं? वो सोचता है कि भले ये सब भगवान क्यों ना हो, पर मैं इन सभी की धोती में छेद जरूर करूंगा। इसलिए वो अपनी टेरिफाइंग डीमन किंग की एनर्जी को रिलीज करना चालू करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरे डार्कनेस फैलना चालू हो चुकी थी। और वो आगे कहता है, क्या तुम लोग बस यहाँ पर मुझे इसी तरीके से लगातार काम दिए जा रहे थे, ये जाने बिना कि आखिर मुझे इंसान तुम कैसे बना सकते हो? वो लोग इसके बारे में बातें करना चालू करते हैं कि इसने इस चीज को नोटिस कर लिया है। तो दूसरा कहता है, क्या पर मैंने ये चीज शुरुआत में तुम लोगों से नहीं कही थी? आखिर हम लोगों ने ऐसे किसी बारबेरियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाकर भी क्यों रखा हुआ है? और ये सब सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो कहता है, क्या बस यही सब है कि जो तुम लोग यहाँ पर कहना चाहते हो? इस सब के अलावा तुम फॉरवर्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हो समझने के लिए, और न ही तुम किसी को क्रिएट कर सकते हो और न ही तबाह कर सकते हो। पर मैं अब जिंदा भी नहीं हूँ, मैं एक अनडेड बन चुका हूँ। इसलिए अगर तुम मुझे फिर से बदल नहीं सकते तो क्यों न मैं एक ऐसी एबिलिटी को इस्तेमाल करूँ जिससे ये डिवाइन रेलवे काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ जाए, वो भी एक इंसान की वजह से। वो सभी काफी बुरी तरीके से घबरा गए थे और कहते कि नहीं, प्लीज हम लोगों को थोड़ा सा और समय दो। अगर तुम हम लोगों की कुछ और रिक्वेस्ट को पूरा करते हो तो एज अ पेमेंट मैं इस चीज को प्रॉमिस करता हूँ। पर वो लोगों को टोकते हुए कहता है कि वैसे भी तुम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था एज अ पेमेंट, तुम लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे हो। और उसके अंदर से निकलने वाली टेरिफाइंग पावर उन गॉड्स को बहुत बुरी तरीके से डरा रही थी, जहाँ पर वो उन लोगों से आगे कहता है कि इसी वजह से मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। ये सुनने के बाद वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और काफी ज्यादा डर भी चुके थे। और ऐसे हंसते हुए कहता है कि तुम सभी को मैं यहाँ पर स्केलेटन्स बना दूंगा। और ये कहकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए ठहाके लगाना चालू कर चुका था। पर अचानक ही जो उसकी एनर्जी होती है वो धीरे धीरे करके गायब होना चालू हो चुकी थी। और जो उसकी एनर्जी का एक काफी ज्यादा बड़ा सा ब्लास्ट था, जिसको देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, पर अचानक ही वो पूरी तरह से गायब हो गई थी और कुछ ही देर में वहाँ पे पूरा सन्नाटा छा गया था। ये देखकर वो कहता है कि क्या आखिर जो मेरा मैजिक था अचानक ही गायब कैसे हो गया, और आखिर मैं अपनी बॉडी को हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ? पता चलता है और तभी किसी की आवाज आती है जो कि कहता है कि ये पूरी तरह से यूजलेस है, क्योंकि तुम्हारा नाम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा। और पता चलता है कि उस गॉड ने एक कीड़े के ऊपर आइजैक का नाम लिखा हुआ था, जिसके ऊपर वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगता है जैसे कि वो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और उसको कंट्रोल करते हुए आइजैक को भी कंट्रोल किया जा रहा था। और वो गॉड इसके बारे में बताता है कि ये एक अनएजुकेटेड डिस्ट्रक्शन है। पास्ट में हाई क्लास डिवाइन टेक्निक्स हुआ करती थी जो कि तुम्हारे जैसे किसी भी काफी ज्यादा खतरनाक को सील करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो आखिर बस तुम्हारे जैसे एक छोटे से डीमन की इस तरीके से कोई चीज करने की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें तो इस चीज के लिए काफी ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए था कि तुम हमारे एक्स्ट्रा हाथ और पैर बन चुके हो, बस अब तुम एक किसी कीड़े की तरह जियो। आइजैक कहता है, अगर ऐसा था तो तुमने किसी एक फरी वाली कैटरपिलर को क्यों नहीं लेकर आ गए? गॉड कहता है कि तुम अभी भी बालों से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, सच में तुम एक काफी ज्यादा बड़े बेवकूफ से डीमन हो। जिसके बाद अचानक ही जो वो कीड़ा था उसके अंदर से एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। ये देखकर वो गॉड भी काफी हैरान था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है? तो वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर तुम लोग ऐसा कुछ करना ही चाहते थे तो तुम्हें और पहले ही कर लेना चाहिए था, इससे पहले कि मुझे इसके बारे में पता चले। और हमें दिखता है कि उसके अंदर से भी एक अजीब तरीके की एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी। और वो हंसते हुए आगे कहता है, मैं अपने आप को मरना पसंद करूंगा कोई कीड़ा बनने के बजाय। और ये कहकर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन को चालू कर चुका था। सभी गॉड ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबराकर उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं कि रुक जाओ रुक जाओ। पर वो उन सभी को गालियां देता है और एक काफी ज्यादा बड़े धमाके के साथ वो उन सभी के साथ यहाँ पर फट जाता है, जिसकी वजह से जो डिवाइन पैलेस था वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। और वहाँ पे जितने भी गॉड थे उन सभी को इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना चालू हो गया था। वो कहते हैं कि इसने अपना को खुद को ही मार दिया, ये काफी ज्यादा इंसेन था। पर जो रिचुअल है ऐसा लगता है कि जो रिचुअल है वो अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो दूसरा गॉड उससे कहता है कि अगर जो रिचुअल था वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका मतलब जो डीमन सोल की सोल है वो अभी सील हो चुकी होगी। वो लोग कहते हैं कि अब ये ठीक है। जिसके बाद उन सभी के बीच में आपस में बातें होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि अब डीमन किंग यहाँ से जा चुका है। तो क्या अब हम लोगों को हमारी पावर्स वापस मिल जाएंगी? दूसरा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब भी कोई डीमन मरता है तो हमारी पावर्स बढ़ जाती है। तो तीसरा कहता है कि पर ये आराम करने के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी है। हम लोगों को ये नहीं पता कि आखिर और कौन सा बड़ा खतरा है जो कि कभी भी यहाँ पर आ सकता है, इसलिए हम लोगों को एक परफेक्ट वेसल बनाना होगा सेंट के लिए जो कि इंसानी दुनिया में रहेगा और वो हमारे लिए सभी डीमंस को भी मारेगा। दूसरा गॉड उससे कहता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए तुमने बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि चिंता मत करो और एक सोल को चुनो जिसको सेंट की बॉडी के अंदर डाला जाएगा। और वो उस कीड़े को उठाते हुए कहता है कि वो कॉकी स्केलेटन डीमन किंग अब वो हमेशा ही इस कीड़े के अंदर ट्रैप रहेगा
जाएगा, जिससे इस चीज को ये सेंस होगी कि आखिर उसने यहाँ पर कितनी ज्यादा बड़ा काम किया है। और ये कहकर वो उसे काफी डरावने सा लुक दे रहा था। फिर उसे ऐसा लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आयरिक फिर बुलबुलों की जैसी आवाज आती है और वो कहता है कि ग्रिम्प, मुझे लगता है कि मैं ग्रिम्प बन चुका हूँ, या फिर ये किसी तरीके का उन गॉड्स का कोई स्कैम है और क्या, या फिर मैं अब कोई एक बेवकूफ बन चुका हूँ क्योंकि मैं एक स्केलेटन था जिसके पास कोई भी दिमाग नहीं था। पर अब इन चीजों को छोड़ो, यहाँ पर कौन सा तो उजाला है और मेरी आंखें, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं एक कीड़ा बन चुका हूँ जिसके पास कोई हाथ नहीं है और ना ही कोई शील्ड है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले उसे दिखता है कि उसके दो हाथ जो कि उसके सामने आ रहे थे। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट स्किन और काफी ज्यादा वार्म है। मैं आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि ये मेरे हाथ है, ये तो इंसानों के हाथ है। और हमें दिखता है कि जो आइजक था वो एक छोटा सा क्यूट बेबी बन चुका है जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। और उसे पता चलता है कि वो एक इंसान बन चुका है। वो ये सोचता है कि आखिर वो लोग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं जिन लोगों ने मुझे पकड़ कर रखा हुआ था। मुझसे ये मत कहना कि शायद जो उनकी सील थी वो खराब हो गई है। पर तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि मेरी सेंट, ऐसा लगता है कि आप उठ चुके हैं। और वहाँ पर एक सर्वेंट थी और उसके साइड में खड़ा हुआ एक और आदमी था। ये सुनकर वो कहता है कि सेंट, वो सर्वेंट कहती है कि आप एक काफी गहरी नींद में सो रहे थे तो आखिर आप अचानक ही क्यों उठ गए। दूसरा सर्वेंट कहता है कि मुझे पता है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, अगर इसी तरीके से थोड़ी देर तक और सोते रहते तो ये कितना ज्यादा अच्छा होता। ऐसे कंफ्यूज था और वो कहता है कि ये लोग किसी के नैनी है, क्या सच में मैं एक इंसान बन चुका हूँ। और वो सुनता है कि रुको, लगता है कि अब हम लोग इस चीज में कोई भी मदद नहीं कर सकते। और उनके चेहरे पर एक क्रीपी और एक काफी डरावनी सी स्माइल आ चुकी थी, जहाँ पर वो नैनी कहती है कि मुझे इसके लिए सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। और वो लड़का कहता है कि पर हम लोगों को हमारा काम तो करना ही होगा। सेंट प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए क्योंकि आप यहाँ पर उठ चुके हैं, पर आपको फिर से एक काफी ज्यादा गहरी नींद के अंदर सोना होगा। और ये कहकर जो दूध की बोतल होती है उसके अंदर उसने एक अजीब तरीके की ड्रिंक को रखा हुआ था, असल में वो एक पॉइजन है। और वो सर्वेंट कहता है कि आपको हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। ये देखकर आइजैक काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबरा चुका था और वो कहता है कि नहीं। और फिर वो ये देखकर जोर जोर से घबरा कर डर डर ये चिल्लाना चालू कर देता है और अपने मन में कहता है कि मैं अभी अभी मरा था, कि तुम फिर से मुझे मारना चाहते हो। और ये कहते हुए जो उसके एक्सप्रेशन थे वो सच में काफी ज्यादा क्यूट थे। वो आदमी डरावनी सी स्माइल के साथ उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सेंट, पर आपको अब हमेशा के लिए यहाँ पर सोना ही होगा। और ये कहकर वो बोतल उसकी तरफ बढ़ा रहा था और जैसे ही वो उसकी मुंह से उसको लगाता है, पर तभी आइजैक अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है, जिसके बाद वो फिर से पॉइंट करता है पर वो फिर से अपने मुंह को घुमा लेता है। और इसी तरीके से उन लोगों के बीच में इसी चीज के लिए काफी लंबे समय तक ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है। और वो सर्वेंट ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और थक गया था और कहता है क्या ये यहाँ पर खाना क्यों नहीं खा रहा। आइजैक दूसरी तरफ मुंह करके सो चुका था और वो कहता है कि तुम ऐसे कोई मजाक कर रहे हो, मैं बड़ी मुश्किल से तो एक इंसान बना हूँ, तो इस चीज का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता कि एक ऐसी चीजों की काफी सस्पिशियस है मैं उसे इतना ज्यादा आसानी से खा लूं। पर मैं तो बस ये सोचता हूँ कि आखिर अचानक ही मैं एक इंसान कैसे बन गया। और वो सुनता है कि जहाँ पर वो सर्वेंट कह रहा था कि आप बिल्कुल किसी बच्चे की तरह एक्ट क्यों नहीं करते, इसको जल्दी से अपने मुंह में लो जिसके बाद तुम अच्छे से सो पाओगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर आइजैक। ये सुनकर वो बैठ जाता है और कहता है कि आखिर अभी अभी तुमने क्या कहा, क्या तुमने मुझसे आइजैक कहा। और उसे याद आता है कि जो डीमन लॉर्ड था उसका नाम भी आइजैक ही था। वो कहता है कि ये तो अल्टरनेटिव प्रोनाउंसिएशन है जो कि मेरे नाम का था आइजैक, ये शी क्यू, लगता है कि उन्होंने आइजैक इस्तेमाल किया था। अच्छा अब मुझे समझ में आ गया, इसी वजह से मैं वापस सील नहीं हो पाया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं एक ऐसे बच्चे की बॉडी के अंदर रिइंकार्नेट हुआ हूँ जिसका नाम बिल्कुल मेरे ही तरह है। और ये सोचकर वो सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसके चेहरे पर काफी ज्यादा क्यूट सी स्माइल आ गई थी, जिसके तुरंत बाद ही उसके चेहरे पर काफी ज्यादा क्रीपी सी स्माइल आ जाती है जो देखना काफी ज्यादा डरावना सा था। और वो आगे कहता है कि वो बेवकूफ जो कि अपने आप को सबसे ज्यादा ऊपर एक्ट करते हुए दिखाते हैं, पर वो लोग इतने ज्यादा बेवकूफ हैं और इतने ज्यादा केयरलेस थे कि उन्होंने अपनी सील को ही फेल कर लिया। और वो बस ये सब कर ही रहा था पर अचानक ही जो बोतल थी वो आकर सीधे उसकी मुंह के अंदर धरा जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर गया था। और वो दोनों ही जल्दी से उसको पिलाते हुए कहते हैं कि पी लो। आखिर ये बच्चा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। और वो अपने मन में बस यही सोच रहा था कि नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और फिर उसे महसूस होता है कि ये तो एक वेजिटेबल जूस है और जो उसका टेस्ट है वो भी सच में काफी ज्यादा बेकार है। वो सोचता है कि ये लोग क्या मुझे यहाँ पे इतने ज्यादा बेकार सा स्वाद देकर जान से मारना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से तो मैं एक इंसान बना हूँ। पर तभी उसकी आंखें बंद होने लग जाती है और वो कहता है कि मुझे काफी ज्यादा ओमनिया सा कुछ महसूस हो रहा है। उन लोगों के चेहरे पर एक काफी ज्यादा डरावनी सी हंसी थी और वो सोचता है कि जो मेरी पूरी बॉडी है, जिसके बाद हमें होली हेल एम्पायर के बारे में दिखाया जाता है जो कि सेंट्रल वेस्टर्न टेम्पल है, जहाँ पर बिशप आगे बढ़ रहा था और सेटनेस उसके पीछे भी चल रही थी। वो ये देखकर सोचता है कि अभी तक तो उन लोगों ने ये काम पूरे से कर ही दिया होगा। पर अचानक ही उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उससे कहता है कि बिशप ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में हो। और हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है कि ये पूरे के पूरे एम्पायर का एम्परर है और इसका नाम अलेक्जेंडर है। बिशप उसके सामने झुककर उसको ग्रीट करता है और कहता है कि सारा एम्पायर आपकी रोशनी की किरणों में ही हमेशा रहेगा। अलेक्जेंडर उससे पूछता है कि बिशप आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बताता है कि जो जोशुआ फैमिली है
है। सेंट कैंडिडेट होने की वजह से वो वहाँ पर ग्रीटिंग्स ऑफर कर रहे हैं। ये चीज पूरी तरह से पक्की तो नहीं है, पर फिर भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि जरूर वो एक सेटन हो सकता है। अलेक्जेंडर कहता है कि अच्छा, यानी ये सेंट की वजह से है, इसका मतलब तुम खुद जाकर ये सारी चीजें चेक करने वाले हो। पर वहीं वो बिशप को टॉन्ट मारते हुए कहता है, अगर फिर से कोई एक्सीडेंट हो गया जैसे ही तुम सेंट से मिलकर आए तो तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा बुरा होगा। और ये सुनते से ही उसके चेहरे पर भी एक अलग तरीके की घबराहट आ चुकी थी। बिशप कहता है कि आखिर आपका मतलब क्या है, पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले किसी के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा घबराते हुए पीछे की तरफ देखना चालू कर देते हैं। बिशप ये देखकर सोचता है, क्योंकि उसे आवाज आ रही थी कि यंग मास्टर, ऐसा लगता है कि यंग मास्टर। सभी लोग ये सुनकर बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए जल्दी से उस तरफ बढ़ना चालू करते हैं। और अलेक्जेंडर अपने बच्चे के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहा था और वो जल्दी से थपाके के साथ गेट खोलता है और कहता है कि आखिर मेरा लड़का कहाँ पर है। सर्वेंट काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि जो यंग मास्टर है। ये देख अलेक्जेंडर को काफी ज्यादा बुरी सी फीलिंग आ रही थी, पर वो कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा क्यूट है, जरा उनका ये मोटा सा पेट तो देखो। और वो देखने में सच में काफी ज्यादा क्यूट और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ पर वो बताती है कि वो काफी ज्यादा अच्छे से खाना भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सच में एक एंजल बेबी की तरह दिखने चालू हो चुके हैं। और इसी तरीके से वो सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। पर जो बिशप था वो ये देखकर कहता है कि ये चीज तो पूरी तरह से नामुमकिन है, आखिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। और वो इतनी सारी दूध की बोतल जिनके अंदर पॉइजन था, वो ये देखकर कहता है कि उसने तो इतनी सारी ये पी है, उस सब के बाद भी उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो एक अलग लेवल पर पहुंच चुका था, क्योंकि वो यहाँ पर डरा हुआ भी था और काफी ज्यादा गुस्से में भी आ रहा था। वो कहता है कि ये कोई सिंपल सा वेजिटेबल जूस नहीं है। फिर हमें कुछ समय के पहले का सीन दिखाते हैं, यानी कहा जाए कि कुछ मिनटों पहले का। आयरिस को थोड़ी सी ऑमनिस जो फीलिंग आ रही थी, जिसकी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसकी पूरी पूरी बॉडी है, वो कहता है कि नहीं, फिर से नहीं। उसे ऐसा लगा था कि शायद अब वो यहाँ पर मर चुका है, पर अचानक ही उसकी आंखें खुलती है और वो कहता है कि रुको, आखिर ये क्या है। ये तो होलो बाने हैं। ये एक ऐसा फेटल पॉइजन है जो कि होली पावर्स और क्रिस्टल्स को पूरे तबाह करता है। ये भले ही तुरंत काम करना चालू ना करे, पर फिर भी ये एक ऐसा पॉइजन है जो कि किसी को भी आसानी से मार सकता है। पर मैं इस पॉइजन को डीमन किंग के लिए माना के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो टोटल बूज की तरह है मेरे जैसे किसी फॉर्मल डीमन किंग के लिए। और वो फिर से उसको मुंह में लगा लेता है और वो काफी ज्यादा खुशी खुशी जल्दी जल्दी पीना चालू कर चुका था। और वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने मेरे डीमन किंग के लिए कुछ ऐसा हैंड ओवर कर दिया है जिसको मैं माना के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। सच में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और वो स्केलेटन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा नाच रहा था और काफी ज्यादा इस चीज को एंजॉय करते हुए कहता है, मैं इसके जैसे कई सारे मैजिकल बेबी फूड्स को खा सकता हूँ। जिसके बाद वो उस बोतल को फेंकते हुए जोर से चिल्लाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से और भी ज्यादा बोतल लेकर आओ। ये देखकर वो कहता है कि सच में यहाँ पे और ज्यादा बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस चीज को समझना होगा। तो वो उसे ड्रिंक देते हुए कहते हैं कि हम लोग तो और भी ज्यादा खुश रहेंगे अगर आप और भी ज्यादा पीते हो। पोप, अब मुझे लगता है कि जो वेजिटेबल जूस है वो सही तरीके से तुरंत ही काम करना चालू नहीं करता। पर जो आइजक था उसे तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो तो बस बोतल लेकर उसे पिए जा रहा था। और वो कहता है कि जो मेरा माना एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर जीत चुका है। और फिर वो आगे कहता है कि सबके अलावा आखिर मैं यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी आंखें बंद कर अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, वहाँ पर जाना चालू कर चुका था। वो कहता है कि मुझे कॉन्शियस वर्ल्ड को छोड़कर सबकॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर जाना होगा। और जैसे जैसे वो पानी के अंदर तैरता जा रहा था, वो कहता है कि मुझे इसकी सबसे ज्यादा गहराई के अंदर जाना होगा, जहाँ पर इस दुनिया का ओरिजिन है। और वो काफी ज्यादा गहराई के अंदर आने के बाद कहता है कि यहाँ पर वो माना कोर जो कि मुझे यहाँ पर बनाना होगा। फिर वो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है लगता है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक होगी। और फिर वो फोकस करना चालू करता है और उसके हाथ पर एक एनर्जी प्रोड्यूस होना चालू हो चुकी थी, जहाँ पर कई सारा माना उसके अंदर इकट्ठा होना चालू हो चुका था। और कहता है मैं काफी ज्यादा माना को गैदर कर पा रहा हूँ और इस माना कोर के अंदर एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ। अगर मैं मैजिक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मुझे माना कोर की जरूरत होगी, जिससे मैं किसी भी तरीके के स्पेल को फ्यूचर में चलकर कास्ट कर सकूं। और इसके लिए मुझे ये करना होगा। और वो देखता है कि वहाँ पे एक काफी ज्यादा बड़ा मान एक्सप्लोजन हुआ था, पर तभी वो ये देख काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और वो कहता है कि रुको, ये माना कोर पूरी तरह से नॉर्मल होना चाहिए था और 3 कलर के अंदर होना चाहिए था, पर ये तो पूरी तरह से व्हाइट है। पर कलर कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं पूरी तरीके से अपने माना को इस छोटे से कोर के अंदर सही से रख भी नहीं सकता। तो आखिर ये एनर्जी कैसी है, ये देखकर वो कंफ्यूज हो रहा था। जिसके बाद वो मुस्कुराना चालू करता है और कहता है कि सच में ये तो मेरी उम्मीदों से काफी ज्यादा निकला। जिसके बाद वो उस एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि आखिर छोटी सी बॉडी के अंदर कितनी सारी ब्लेसिंग्स भरी हुई है। अगर मैं इसी तरीके से इसके ऊपर काम करता रहता हूँ तो मैं तो पहले से भी और भी ज्यादा खतरनाक डीमन बन जाऊंगा, एक काफी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सोच कर वो सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड उसकी
तरफ पहुंच रहा था जहाँ उसके सामने आइजैक लिखा हुआ था और सर्वाइव। तो वहाँ पर वो सर्वाइव के ऊपर क्लिक कर देता है, जिसके बाद वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है, यानी पास्ट की भी पास्ट लाइफ के बारे में, जब वो एक इंसान हुआ करता था और कहता था कि जो मेरा सबसे ज्यादा मोस्ट डेस्परेट डिजायर था और वो मेरे सोल के अंदर काफी ज्यादा बुरी तरीके से कव था कि मुझे सर्वाइव करना है, वही ओरिजिन था जिससे मैं एक स्केलेटन किंग बना था और उसकी वजह से मैं एक स्पेशल बफ और स्किल्स को क्रिएट कर पाया था। और आइजैक, अब मैं इस चीज को मैनेज कर सकता हूँ एक छोटी सी बॉडी के अंदर उन सभी स्पेल्स को इनहेरिट करने के लिए। बाहर वो दोनों ये देख रहे थे कि वो सो गया है, उन्हें ऐसा लग रहा था आखिरकार ये यहाँ पर मर चुका है। वो कहती है कि इसको चेक करो, पर अचानक ही आइजैक अपनी उंगली ऊपर की तरफ करता है। ये देखकर वो हैरान हो गया था और रोने लगा था। कहता है कि ये तो अभी तक जिंदा है और वो गागा करते हुए अपनी उंगली आगे की तरफ बढ़ाता है। ये देखकर वो दोनों कंफ्यूज थे और वो कहता है कि एक और बोतल, और उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो सच में काफी ज्यादा क्रीपी थी। किसी बच्चे के चेहरे पर इस तरीके की स्माइल सच में काफी ज्यादा खतरनाक लगती है। और वो कहता है कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ, और वो कहता है कि पहले से भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकर आना। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर अलेक्जेंडर उसके सामने खड़ा हुआ था और कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। आइजैक सोचता है कि मुझे तो मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जो बिशप था वो यही देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर ये मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है। और वो उन बॉटल्स को देखकर कहता है कि सच में इतना इतना सब कुछ खाया है। और आइजैक ये देखकर कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाए, इसलिए चलो बेवकूफों की तरह गेम खेलते हैं और मुस्कुराते हैं। और वो फिर बच्चे की तरह मुस्कुराना चालू कर चुका था। तो ये देखकर बिशप को और भी ज्यादा हैरानी हो रही थी और वो कहता है कि आखिर ये है क्या, ये यहाँ पर काफी होना चाहिए था, किसी खून की उल्टियाँ होने लग जाती और ये यहाँ पर मर जाता, और उसके बजाय तो ये शैतान यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। और ये देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही डर और एक अलग ही पसीना पसीना हो रहा था। फिर हमें उससे कुछ दिनों के पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि सेंट्रल पेप्सी के अंदर था। कहा जाता है कि जो एक बार सेंट बनेगा वो पूरे होली एम्पायर के ऊपर राज करेगा। और एक आदमी जो कि शराब पी रहा था वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मजाक है, आखिर में सभी लोग यहाँ पर यही क्लेम कर रहे हैं कि जो उनका बच्चा है वो एक सेंट है, यहाँ तक जितने लोली हाउस है वो सभी भी ये सब कह रहे हैं। बिशप कहता है कि आप इसकी चिंता मत करिए, बाकी जितने भी कैंडिडेट थे जो कि सेंट के लिए मैं उन सभी का ख्याल रखूंगा। ये सुनकर वो आदमी जो कि शराब पी रहा था वो कहता है कि बिल्कुल, पर मैंने अचानक ही कुछ अनप्लीजेंट से रूमर सुने हैं। ये सुनकर बिशप थोड़ा सा हैरान हो गया था और वो कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा सेंट कैंडिडेट है जो कि जोशुआ फैमिली से है। और ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था जो कि वो अपने ग्लास को मोड़ते हुए दिखा रहा था। जोशुआ हाउस जो कि एम्पायर का राइट आर्म है। बिशप कहता है पर हम लोग तो उनका कुछ भी नहीं कर सकते। ये सुनकर वो आदमी ग्लास को नीचे की तरफ फेंक देता है और उससे कहता है तुम्हें तो यहाँ पर जैसे ही तुम यहाँ पर आए थे तो मर जाना चाहिए था। ये सुनकर बिशप काफी हैरान हो गया था और वो आगे कहता है कि जब तुम यहाँ पर आए थे उस समय तक तो उसे वहाँ पर मर जाना चाहिए था। ये सुनकर बिशप कंफ्यूज था और वो आदमी आगे कहता है कि तुम्हें तो बस वहाँ पर जाकर ये कंफर्म करना है कि जो उसकी लाश है वो वहाँ पर पूरी तरह से है या नहीं, यानी वो मर चुका है या फिर नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही उसके लिए वहाँ पर एक प्लान बना चुका हूँ। और वो एक इविल सी एनर्जी अपने अंदर से रिलीज करते हुए कहता है कि जो सेंट है वो जरूर मेरे घर से ही होगा। और उस आदमी के अंदर से एक अजीब तरीके का ऑरा निकल रहा था जहाँ पर वो देखने में सच में काफी ज्यादा अजीब सा भी लग रहा था। और वो कहता है कि जो सेंट है वो जरूर हमारे ही घर से होना चाहिए, यानी बैरेट फैमिली से। और इस आदमी का नाम बैरेट है जो कि बैरेट फैमिली का पैट्रियार्च है। सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जब बिशप उस लड़के को देखकर कहता है कि उसने तो कहा था कि अब तक वो मारा जा चुका होगा पर वो आखिर अभी तक जिंदा है, आखिर कैसे। उसके चेहरे पर उसका डर और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कहता है कि इसे तो यहाँ पर कुछ भी हुआ ही नहीं है। अलेक्जेंडर ये देख के स्माइल करते हुए कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके चमकते हुए ये चांदी जैसे बाल, ये तो वही हेयर कलर है जो कि होली एम्पायर के फाउंडर का था। क्यों बिशप, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो ये देख कर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे लॉर्ड आखिर आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं। आइजैक कंफ्यूज था और वो कहता है कि ये इंसान क्या ये एम्परर है, मुझे तो ये कहना चाहिए ऐसा लगता है जैसे कि पोप से भी ज्यादा भगवान के करीब पहुंच चुका है। वो कहता है कि जैसा कि फाइनल सेट कैंडिडेट से उम्मीद करनी चाहिए। पर आयरिस ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हक्का बक्का रह गया था और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है क्या मैं एक सेंट कैंडिडेट हूँ। वो लगातार कहे जा रहे थे कि सेंट ये सेंट वो, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझसे कह रहे थे। बिशप ये देखकर काफी गुस्से में बस यही सोच रहा था कि अब तो यहाँ पर एम्परर भी इसको, और अब बिशप तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर एम्परर भी उसे फेवर करना चालू कर चुके हैं, पर इस चीज को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए वो आगे बढ़कर अलेक्जेंडर से कहता है कि मेरे लॉर्ड इस बच्चे का मुझे ख्याल रखने दीजिए। ये देखकर वो कंफ्यूज था और वो कहता है कि आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। वो कहता है कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई भी न्यूबॉर्न बेबी आखिर इतना ज्यादा वेजिटेबल जूस कैसे पी सकता है। अलेक्जेंडर कहता है कि आखिर इसके अंदर गलत क्या है, जो सेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो खाना पानी इसी तरीके से तो करते हैं बहुत ज्यादा। पर आइजैक अभी भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए यही सोच रहा था कि मैं एक डीमन लॉर्ड या फिर एक सेंट कैंडिडेट, आखिर ये सब हो क्या रहा है। और वो आगे अलेक्जेंडर से कहता है फिर हम लोग इस चीज को पक्का नहीं कह सकते, तो क्या आप मुझे इसको देखने देंगे। एक आदमी जो कि जोशुआ हाउस से यहाँ पर आया है, तो क्या प्लीज आप इस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। और वो इसी तरीके से यहाँ पर
बात कर रहे थे, यहाँ पर अचानक ही आइजक अपने मुंह से एक डकार दे मारता है जिसके अंदर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी थी। ये देखकर वो जल्दी से अपने मुंह बंद कर लेता और कहता है कि ये तो वो डार्क माना है जो कि सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि इसको मेरे बारे में पता चल चुका है। और तभी बिशप उससे कहता है कि माय लॉर्ड, इस बच्चे के अंदर से मुझे काफी ज्यादा डार्क माना महसूस हो रहा है। और उसको ये बोलता हुआ देखकर आइजक बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो कहता है कि मुझे इसके ऊपर शक हो रहा है। और उसके चेहरे पर एक अलग तरीके की क्रीपी स्माइल थी, जैसे कि यहाँ पर उसे ऐसा कुछ मिल गया है जिससे वो इस लड़के को यहाँ पर मार सकता है। और आइजक कहता है कि ये कमीना इसने मेरे बारे में पता लगा लिया। और वो आइजक की तरफ बढ़ते हुए कहता है ऐसा लगता है कि शायद ये बच्चा एक फॉल्स कैंडिडेट है जिसके अंदर बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा सा माना है। वो आइजक की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है मुझे लगता है कि ये बच्चा एक फॉल्स कैंडिडेट है जिसके अंदर माना है, इसलिए मुझे आगे जाकर इंक्विजिटर से जाकर इसके बारे में बात करनी चाहिए। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये एक प्रीवियस कैंडिडेट है। बिशप कहता है कि आपको इसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पोप ने पहले इस चीज को क्लियर कर दिया है कि जो कैंडिडेट है, पोप ने पहले ये चीज क्लियर कर दी है कि जो सेंट का कैंडिडेट है वो उनकी बैरेट फैमिली के अंदर से ही होने वाला है। ये सुनकर एम्परर काफी ज्यादा शॉक था और वो कहता है कि एक बच्चा जो कि उसकी खुद की फैमिली से वो एक सेंट बनेगा, ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है। और इस आइजक को भी समझ में आ गया था और वो ये देखकर सोचता है कि अच्छा इसी वजह से ये लोग मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद बिशप ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और वो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे इंक्विजिटर के पास इसको लेकर जाना चाहिए। तो ये देखकर वो उसको गाली देता है, वो भी अपने मन में। जिसके बाद एम्परर उससे कुछ कहते हुए उसको रोक पाता और वो कहता है कि जो जोशुआ फैमिली है वो रॉयल कोर्ट के काफी ज्यादा करीब और काफी ज्यादा अच्छे दोस्त है, इसलिए एज अ एम्परर मैं यहाँ स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इस बच्चे को अभी भी कंसिडर किया जाए। बिशप कहता है कि माय लॉर्ड, मैं इस चीज को समझता हूँ, पर हिज हाइनेस ने पहले ही ये कह दिया था कि जो क्राउन प्रिंस की ब्लेसिंग है वो केवल उसी को मिलेंगी जो कि सेंट बनेगा और उसके बाद ये चीज डिसाइड होगी। ये जानने के बाद एम्परर काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबरा गया था और वो सोचता है अगर मैंने इसे भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया तो पोप अपने बच्चे को आगे की तरफ बढ़ाएगा और इस बच्चे को खत्म कर देगा। और वो उससे आगे कहता है कि ये पेप्सी की इच्छा है। आइजक को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसको गाली देता रहता है कि ये घटिया से कमीने कहीं के, पर ये सच में मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा है अगर उन लोगों को ये पता चल गया कि आखिर मैं कौन हूँ। पर तभी जो बिशप कहता है या फिर हम लोग अभी यहाँ पर आकर तुरंत ही चेक कर सकते हैं। तभी उसका ध्यान उस बॉटल के ऊपर जाता है जो कि उसके अपने हाथ में पकड़ी हुई थी और वो कहता है ऐसा लगता है कि जो मेरी एक्सरसाइज की पावर्स हैं उनके साथ मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि ये एक इंसान है या फिर ये काफी सेफ है। अगर ये एक डीमन निकला तो हम लोग इसे तुरंत ही मार देंगे। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आइजक होली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉटल के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी बनाता है कि उसकी जैसे वो उसको मुंह पर मारता है तो उसके मुंह से खून आना चालू हो गया था। ये देखकर बिशप भी काफी हैरान हो गया था क्योंकि बेचारे की बत्ती टूट चुकी थी और जैसे जैसे उसके दांत गिर रहे थे आइजक को ये देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जिसके बाद वो डंडन करना चालू करता और कहता है जिसके बाद वो डाडा डाडा करना चालू करता है जिसके बाद वो अपनी डाडा डाडा करना चालू करता है और कहता है कि तुम कमीने कहीं के। और उसके चेहरे पर एक अलग तरीके की खुशी दिख रही थी और कहता है कि सब भाड़ में जाए, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही एक्ट करूंगा। बिशप ये देखकर काफी गुस्से में चिल्लाना चालू कर चुका था और वो कहता है क्या इसने मुझे एक बॉटल से मारा है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये लाइट डिवाइनिटी, क्या ये बच्चा सच में एक सेंट है। और वो जहाँ पर उसको देख रहा था आइजक अपने मन में कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे अंदर डिवाइनिटी थी, पर आखिर ये पावर। और वो कंफ्यूज हो रहा था पर अचानक ही उसकी जो बॉटल थी वो चमकना चालू हो गई थी और फिर से वो बिशप के मुंह पर और भी ज्यादा जम के उसको दे मारता है और अपनी डाडा डाडा की आवाज में वो उससे कहता है तो बताओ आखिर कमीने अब तुम यहाँ पर क्या करोगे। और ये कहकर वो लगातार अपनी बॉटल को उसके मुंह पर देता रहता है और लगातार उसके मुंह को तोड़ता रहता है। सच में ये सीन देखना काफी ज्यादा फनी और काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि जिस तरीके से आइजक अपनी छोटी सी बॉटल के साथ उसके मुंह को तोड़ रहा था वो काफी ज्यादा मजेदार था। इसकी वजह से उसके मुंह से खून आना चालू हो चुका था और वो बस ये देख रहा था। इस सब की वजह से उसके मुंह से खून आना चालू हो चुका था पर वो बस इस चीज को देख रहा था। उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो बस ये सोच रहा था कि ये डार्क मैजिक है। एम्परर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही तरीके की स्माइल थी। वो कहता है कि ये लाइट, और आइजक बताता है कि बिल्कुल मैं स्ट्रेंथनिंग मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ जिसमें इस बॉटल को काफी ज्यादा कड़क कर सकूं और साथ इस तरीके से एक्टिंग करूँ जैसे कि मैं एक छोटा सा इनोसेंट से छोटा सा बच्चा हूँ। और वो लगातार उसको मारते हुए अपने मन में कहता है तो कमीने बताओ आखिर तुम्हें ये कैसा लग रहा है। और एम्परर और सभी लोग ये देखकर कहते हैं ऐसा लगता है कि जो बिशप है इसकी डिवाइनिटी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। जहाँ तक आइजक भी ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि रुको आखिर ये क्या है, ये काफी कमजोर है पर जितनी बार मैं डार्क माना को इस्तेमाल करता हूँ छोटा सा डिवाइनिटी माना उसको ऊपर से कवर कर लेता है। पर ये दोनों तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह है, तो आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है कि आखिर वो दोनों ही को मैं एक साथ इस्तेमाल कर सकूं। मुझे लगता है कि जरूर इस चीज का लेना देना उस व्हाइट माना कोर से है। और वो ये सोचकर जैसे बिशप को फिर से मारने वाला था पर तभी वो बिशप अपने हाथ से उसकी बोतल को पकड़ लेता है। ये देखकर वो कंफ्यूज
कंफ्यूज था और बिशप की शक्ल देखने लायक थी जहाँ पर वो उस बोतल को उसे छुड़ा लेता है। फिर वो गुस्से में उस बोतल को नीचे फेंकते हुए कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि जो अभी मैं यहाँ पर हूँ ये बच्चा एक शैतान है, इसलिए हम लोगों को तुरंत ही इसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करना होगा। पर ये देखकर आइजक सोचता है कि सच में तुम काफी ज्यादा स्टबर्न हो और वो फिर डर करते हुए कहता है कि पर मुझे ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो बिशप के कपड़ों में हाथ डाल लेता है जिसके अंदर से वो कुछ निकालता और कहता है पर तुम्हारे पास कुछ ऐसी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और उसके पास एक कटा हुआ हाथ था जिसको पूरे से पैक कर रखा गया था। बिशप ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बताया जाता है कि ये उन डीमन के पार्ट्स हैं जो कि पूरे से वेनिश हो चुके हैं, जिनको टोटेम कहा जाता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका इस्तेमाल किया जाता है डीमंस की एबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो कि किनके होते हैं। और अगर ये इसे अपने पास रखे हुए है इसका मतलब ये है कि ये डीमन को कभी भी बुला सकता है। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि आगे इसके जैसे एक छोटा सा कमीना इसके बारे में कैसे जान सकता है। और ये सब सोचते हुए आइजक के चेहरे पर जो स्माइल थी वो सच में काफी ज्यादा फनी है। जिसके बाद उसके दिमाग में जो खुराफाती प्लान चल रहा था वो लेकर उस हाथ को झल्ली से उन लोगों के सामने फेंक देता है। बिशप ये देखकर काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा घबरा रहा था और जैसे जैसे वो हाथ नीचे गिरता जा रहा था आइजक कहता है कि जरा करीब से देखो कमीने, तुम मेरे करीब आते जा रहे हो। और हमें दिखता है कि उस टूर्नामेंट के अंदर से अचानक एक डार्क एनर्जी निकलना चालू होती है और उसकी जितने भी रिबन्स थे वो जैसे ही खुल जाते हैं तो उसके अंदर से निकलने वाली डार्क एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और आइजक बिशप से कहता है तो चलो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और जैसे ही वो अपनी छोटी सी उंगलियों को एक दूसरे से टैप करता है जिसकी वजह से चुटकी बजती है, उस टूर्नामेंट के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा भयानक था डीमन एक शेडो के अंदर निकलकर बाहर आ गया था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा डर चुके थे। वो कहते हैं कि ये तो एक शैतान है, पर आखिर ऐसा कैसे हुआ, जल्दी कोशिश करो इसको ब्लॉक करने की। पर जो आइजक था वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि तुम स्कमबैग्स इसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो सभी घबराते हुए कहते हैं कि ये तो एक शेडो लीच है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अलेक्जेंडर काफी गुस्से में चिल्लाते हुए बिशप से कहता है कि ये ब्रेड ने दिया है, आखिर इस सब का मतलब क्या है, एक शैतान वो भी एक मंदिर के अंदर, आखिर क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। वो कहता है क्या तुम लोगों ने देखा नहीं था, इस बच्चे ने टोर्मेंट निकाल कर इसे बाहर निकाला है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बिशप से कहता है कि टोर्मेंट एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर एक डीमन को बांधा जाता है, तो आखिर एक बच्चा अपनी जगह पर उसे रिवाइव कैसे कर सकता है। इसलिए वो जल्दी से अपने सभी साथियों को बच्चे को उस इविल डीमन और बिशप से बचाने के बारे में कहता है। वो सभी तेजी से आगे की तरफ भागते हैं और सबसे पहले बिशप से आइजक को छुड़ा लेते हैं। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है। उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल आ गई थी और वो कहता है कि ये चीज तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा अच्छी होगी ना बेवकूफ। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर ये बिशप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो अपनी डीमन की तरफ देखता है, पर जो उसका डीमन था वो उस लड़के को देखकर कहता है कि सेंट, और वो काफी गुस्से में सभी को झटकारते हुए आगे की तरफ भागते हुए कहता है कि मैं सेंट को मार डालूंगा। ये देखकर वो सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज था। सभी लोग आइजक को बचाने के लिए उसके सामने अपनी तलवार लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर की रक्षा करो। पर वो काफी कंफ्यूज था और वो सोचता है कि आखिर अचानक इसको क्या हो गया है। मुझे पता है कि मैं इसको यहाँ पर वापस लेकर आया हूँ, पर आखिर ये अचानक ही मेरे ऊपर ये अटैक क्यों कर रहा है। पर फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है कि सोचा जाए तो मेरे पास कई सारे होली नाइट्स है जो कि मेरी रक्षा कर सकते हैं। पर वो डीमन बड़े ही आराम से एक एक हिट में उन सभी को वहाँ पर पूरी तरह से ढेर कर देता है। ये देख उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था और वो कहता है कि सच में कोई होली नाइट है। अब वो शेडो लीच आइजक के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं इस सेंट को मार डालूंगा जिससे मैं जिस किंग को यहाँ पर कैद किया हुआ है उसे बचा सकूं। और ये कहते ही जैसे दूसरा नाइट उसके सामने आता है वो भी जंप करते हुए बहुत दूर जाकर गिरा था। ये देखकर वो सोचता है लगता है कि सबसे पहले मुझे इसको यहाँ पर रोकना होगा। इस तरीके की क्या उसके बीच में कोई भी ऐसा नहीं जो कि मेरे मानव को यहाँ पर नोटिस कर सके। इसलिए जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हुए आके आइजक के पास पहुँचता है, ये देखकर वो कहता है कि अगर ये सभी के सभी लोग मुझे जिंदगी के अंदर मारना क्यों चाहते हैं, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम यहाँ पर आकर मेरे ऊपर ही हमला करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहते हुए जैसे वो अपनी डार्क माना को रिलीज करता है वो उसे अपने एक डरावना सा रूप दिखा देता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम एक छोटे से बेवकूफ से डीमन, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरीके से मारने की कोशिश करने की। और उसकी ये भयानक सी एनर्जी को महसूस करने के बाद वो डीमन बहुत बुरी तरीके से डर गया था और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो गया था। पर फिर आइजक भी ये देख थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि अचानक ही उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलना चालू हो चुकी थी जो कि पूरे रूम को चमका रही थी। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। यहाँ तक उस डीमन को भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। जिसके बाद वो जल्दी से चिल्लाते हुए उस रूम से निकल जाता है। ये देखकर वो कहते हैं कि ये डीमन, ऐसा लगता है कि वो डीमन यहाँ से भाग रहा है। होली पावर, ये जरूर होली पावर है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। लॉर्ड आयरिस ने एक हाई डीमन को यहाँ पर हरा दिया है। जिसके बाद सभी उसके पास आकर उसकी तारीफ करना चालू कर देते कि तुम तो सच में इतने ज्यादा छोटे होने के बाद भी कितने ज्यादा अमेजिंग हो, जैसा कि यंग मास्टर से उम्मीद करनी चाहिए थी। पर आइजक काफी कंफ्यूज था और वो कहता है कि क्या आखिर ये क्या है, क्या सच में ये एक होली पावर है।
और वो कंफ्यूज होते हुए बस यही सोच रहा था कि आखिर असल में मैं हूँ कहाँ पर। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर वो चीज को महसूस करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि सच में ये अजीब सी बॉडी मेरे माना को होली पावर के अंदर कन्वर्ट कर रही है। रुको, अगर ऐसा है तो मैं डार्क माना को इकट्ठा कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि इस होली एम्पायर के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कम डार्क माना है। और ये सब सोचकर उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वो काफी ज्यादा क्यूट था। पर जो दूसरी तरफ बिशप था उसे यहाँ पर पकड़ लिया गया था। वो गुस्से में कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के, मुझे जाने दो। और वो आइजैक के बारे में कहता है कि ये लड़का एक हेरेटिक है जिसने डीमन की पावर का इस्तेमाल किया है। एक डीमन ने होली एम्पायर के ऊपर कदम रखने की हिम्मत करी है, वो भी इसकी वजह से। मेरे लॉर्ड, मुझे ये दिखाने दीजिए, मैं एक्सोर्सिज्म का इस्तेमाल करते हुए इसके ट्रू कलर्स को एक्सपोज कर दूंगा। पर अलेक्जेंडर आगे बढ़ते हुए कहता है कि बिशप बहुत हुआ, तुम एक मासूम से सेंट कैंडिडेट के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो कि वो एक डीमन है। इसके अलावा तुमने एक हाई रैंकिंग डीमन को भी रिलीज किया, वो भी यहाँ पर होली रॉयल नाइट्स के होने के बावजूद। इससे तब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद तुम खुद ही एक शैतान के आदमी हो। इसी वजह से अब ये चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होने वाली। और ये सुनने के बाद बिशप के चेहरे पर जो डर था उसकी वजह से उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। इसलिए वो सोचता है कि इसके दिमाग के अंदर ये सीड पहले ही पहुंच चुका है, तो जल्दी इसको इसके बारे में पता भी चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे कोई जासूस कौन है। इसलिए अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से जो कि मैंने पेपिलिटी का इम्पैक्ट इसके ऊपर डाला है वो पूरे से नेगेटिव हो सकता है। और ये सोचकर वो अपनी उंगली से एक मैजिकल सर्कल बनाता है और आगे कहता है, अगर इसकी वजह से भले यहाँ पर आज मेरी जिंदगी की क्यों न खत्म हो जाए, पर फिर भी मैं अपनी फैमिली के लोगों की जान जरूर बचाऊंगा। और इसी वजह से उसने यहाँ पर एक डीमन को समन कर लिया था, या फिर ये कहना चाहिए एक ड्रैगन को। और वो आगे कहता है, लगभग मैं यहाँ पर आखिरी सेंट कैंडिडेट को तो मार कर ही रहूंगा। वो बड़ा सा वुल्फ आइजैक की तरफ बढ़ना चालू हो चुका था। वो आदमी ये देखकर डर गया था, पर आइजैक उसकी गोदी में बैठा हुआ लंबी से सांस लेते हुए कहता है, ये बेवकूफ आदमी सच में काफी जिद्दी है। आखिरकार इसने अपने सच्चे रंग दिखाना चालू कर दिया है। पर क्या सच में इसको ऐसा लगता है कि इस तरीके से कमजोर से अटैक से ये यहाँ पर मुझे हरा सकता है? पर तभी उसे एक चीज नोटिस होती है और वो वुल्फ जैसे जंप करते हुए उसके ऊपर हमला करता है। वो कहता है कि रुको, लगता है कि मेरे पास तो माना बिल्कुल भी बचा ही नहीं है। और हमें उसकी आंखों में वो बड़ा सा वुल्फ दिखाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करके उसे खत्म करने ही वाला था। पर अचानक एक अटैक आता है जो कि सीधे आकर उस वुल्फ की गर्दन पर टकराता है। ये देखकर आइजैक भी कंफ्यूज था और एक आदमी की आवाज आती है, आखिर तुम्हारी एक जोशुआ के बच्चे के ऊपर इस तरीके से हाथ रखने की हिम्मत भी कैसे हुई? और वो आदमी धीरे धीरे करके अंदर आ रहा था। ये देखकर वो कहता है कि ये डिवोट ऑरा, ये तो जोशुआ के नाइट्स हैं और ये जोशुआ हाउस का 7th सन है और इसका नाम रिलाई जोशुआ है। और रिलाई वहाँ पर आते ही तुरंत ही कहता है कि बिशप को जाकर तुरंत ही अरेस्ट कर लो। सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, पर जैसे उसे पकड़ लिया जाता है वो कहता है कि जोशुआ के कुत्तों, मुझे जाने दो, आखिर तुम्हारी इस तरीके से मेरे ऊपर हाथ रखने की हिम्मत भी कैसे हुई? आइजैक कंफ्यूज था। वो कहता है कि रुको, जोशुआ जोशुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये नाम कहीं पर सुना हुआ है। और रिलाई अपने जितने भी नाइट्स होते हैं उन सभी से कहता है कि ठीक है, वो अपनी रिस्पेक्ट शो करना चालू करो। और जितने भी नाइट्स होते हैं वो सभी आइजैक के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जोशुआ के सन को ग्रीट कर रहे थे। जिसके बाद वो आयरिस से कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो गया। वो कहता है कि जरा इसको देखो तो कि ये कितना ज्यादा अपटाइट है, ये उन होली नाइट से तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाद रिलाई आगे कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मेरी पास्ट मिस्टेक को यहाँ पर सही कर सकता है, पर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। और जब वो उसे अपने पास से निकाल रहा था, आइजैक सोचता है कि ये गोल्ड है, कि ये एक सोने का बार है। पर वो उसे निकाल कर बड़े ही ज्यादा अच्छी तरीके से खुश होता है और पता चलता है कि असल में ये एक डीमन लॉर्ड का ही रेप्लिका था जिसको यहाँ पर मारते हुए का दिखाया गया था। वो बताता है कि ये फिगर है डीमन लॉर्ड का जब उसे यहाँ पर गला काट दिया गया था। और ये देखकर खुद डीमन लॉर्ड को सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज भी था। ये सीन देखने में सच में काफी ज्यादा फनी है। और वो अपने मन में कहता है कि तुम वो हो जो कि सच में यहाँ पर जिंदा जलना चाहता है। और वो बताता है कि हम लोगों के पास ऐसे भी हैं जिसके अंदर उसको जिंदा जला दिया गया था और एक ऐसा भी है जहाँ पर उसकी खाल को पूरे से निकाल दिया गया था और सभी लोग इसी तरीके की टॉयज उसको यहाँ पर दे रहे थे। ये देखकर आइजैक को सच में ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी छोटे से में ही उसको एक दिल का दौरा ना पड़ जाए, छोटा सा हार्ट अटैक। पर वो लोग ये देखकर कहते हैं कि सच में हमारे यंग मास्टर तो कितने ज्यादा क्यूट है, वाह कितने ज्यादा क्यूट। और उसकी आंखों से जो आंसू आ रहे थे उसमें दिख रहा था कि बेचारे की जिंदगी में कितनी ज्यादा तकलीफें हैं। और वो रोते हुए कहता है कि अगर तुम ये चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इन पागलों के घरों के अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ। और ये कहकर वो बस चिल्लाता रह जाता है। और वो लोग कहते हैं कि जरा देखो तो कि वो चीज को कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है, ये कितना ज्यादा क्यूट है। लगता है कि इनको ये चीज इतनी ज्यादा पसंद आ गई जिसकी वजह से देखो ये यहाँ पर रोना चालू कर चुके हैं। आइजैक अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा परेशान सा हो रहा था। और वो कहता है कि आखिर मैं इस तरीके से पागलों वाले घर के अंदर सर्वाइव कैसे कर सकता हूँ। और साथ ही वो अभी भी जोशुआ के बारे में सोच रहा था क्या ये जोशुआ हाउस कौन सा है। पर तभी उसे याद आ जाता है और वो कहता है कि वो एक सेटनेस था जिसने मुझे हराने की कोशिश करी थी। और हमें पास के वो कुछ सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि मेरा नाम ऑक्स जोशुआ है और मैं 45th सेटनेस हूँ। मेरा नाम ऑक्स जोशुआ है और मैं 61th सेटनेस हूँ। तुम्हें इस चीज का बिल्कुल भी हक नहीं है कि अगर तुम मेरे बारे में जान
सको। और ये सब सोचकर वो कहता है कि मुझे पता है कि वो कोई ना कोई जोशुआ का हिस्सा जरूर होगा। डैम इट, अब बस मैं केवल कोई सेंट का कैंडिडेट नहीं हूँ, बल्कि मैं सेटनेस फैमिली के अंदर जन्म लिया है, बल्कि मैंने सेटनेस की फैमिली के अंदर जन्म लिया है। आखिर मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर कैसे गलत काम करे थे जिसकी वजह से मुझे ऐसी जिंदगी को डिजर्व करना पड़ रहा है। और बिशप दूसरी तरफ कहता है कि डैम इट, तुम जोशुआस। ये सुनने के बाद सभी लोग उस तरफ देखना चालू कर देते हैं और वो बिशप से कहता है कि आखिर ये देख कर नाइट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, चुप हो जाओ। पर वो गुस्से में कहता है कि मुझे पता है कि ये एक शैतान है, पर आखिर तुम इस तरीके के क्रिएचर को कहाँ से लेकर आए हो। इसलिए वो आइजैक से कहता है कि मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी को सभी लोगों के सामने लेकर जरूर आऊंगा। ये सुनने के बाद रिलाई अपनी तलवार निकालता है जहाँ पर वो आगे कह रहा था, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके के मॉन्स्टर को अपने साथ लेकर आ सकते हो? जोशुआ पूरी तरह तबाह हो जाएगा और मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि जो जोशुआ की तबाही है वो मैं अपनी नजरों के सामने देखूं और पूरी तरह तबाह करूं। पर ये सुनते ही रिलाई अपनी तलवार लेकर उसके गले के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो कट जाती है और वो काफी ज्यादा खांसते हुए आकर जमीन पर बैठ जाता है। रिलाई उससे कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा खुश होना चाहिए, इस चीज का बहुत बहुत शुक्रिया करो कि जोशुआ ने तुम्हारे गले को यहाँ पर नहीं काटा है। आइजैक सोचता है कि ये काफी ज्यादा काम का हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से ठीक है। इसने बिशप के ऊपर हमला किया क्योंकि ये इसकी फैमिली के ऊपर गलत आरोप लगा रहा था। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंट्रल पेपिक के भी खिलाफ चला जाए राइट जजमेंट के लिए। बाकी सभी नाइट आइजैक को शांत करने के लिए कहते हैं कि यंग मास्टर, आपको उसको सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा कहता है कि आपको तो बस अच्छी चीजें देखना चाहिए और अच्छी चीजों को ही सुनना चाहिए। और ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि सच में ये बेवकूफ लोग, भूल जाओ, इनमें से कोई भी काम का नहीं है। और मुझे लगता है कि मुझे वो जोशुआ जो कि ब्लू कलर में थे मुझे याद है, वो कुछ ऐसे अपोनेंट्स थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो मेरे पुराने साथी हुआ करते थे उन लोगों को बस ऐसा ही लगता है कि जो जोशुआ थे वो ब्लू कलर में थे। और वो आगे की तरफ स्केलेटन किंग के सिर को उसके ऊपर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि देखो, अब स्केलेटन किंग का सिर उसके सर से अलग हो चुका है। और उसके सामने वो स्केलेटन किंग के सिर को बाहर निकालते हुए या उसको तोड़ते हुए कहते हैं कि देखो, अब ये बाहर आ गया है। और वो इस चीज कितने ज्यादा मजे ले रहे थे ये देखकर वो कहता है कि प्लीज अब ये चीज बंद करो। और वो ये सब सोच ही रहा था तभी पीछे से अलेक्जेंडर कहता है कि मेरे ऊपर तुम्हारा ये कर्ज रहेगा। सर रिलाई, हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम इंपीरियल फैमिली के साथ ये न्यूज शेयर कर सकते हो? क्या तुम इंपीरियल फैमिली के साथ ये न्यूज शेयर कर सकते हो कि वो यंग मास्टर को बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है? सुनने के बाद रिलाई उससे कहता है कि योर हाइनेस, क्या आप किसी तरीके का मजाक कर रहे हैं? और आइजैक की आंखों में चमक थी जो कि वो सोचता है क्या मुझे इंपीरियल फैमिली यहाँ से लेकर जाने वाली है? अलेक्जेंडर कहता है कि दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स जो कि होली एम्पायर की है वो दोनों ही यंग मास्टर के ऊपर टारगेट कर रही है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता ही होगा। और मैं जानता हूँ कि जो जोशुआ है वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्या फिर भी तुम यंग मास्टर की रक्षा कर सकते हो जब तुम अजू को डिवोट करते हो? ये सुनकर रिलाई को काफी गुस्सा आ रहा था और उन दोनों की बातें सुनते हुए आइजैक बस यही सोच रहा था कि आखिर ये किस तरीके की बातें करने में लगे हुए हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि पर्टिकुलरली देखा जाए तो जो पोप है वो ये सोचता है कि अभी की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेट है। अभी ये छोटा सा बच्चा है, इसके बालों का कलर भी होली एम्पायर के फाउंडर की तरह है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो स्केलेटन किंग हो वो भी इसके पीछे पड़ जाए। ये सुनकर आइजैक सोचता है कि क्या मैं खुद ही स्केलेटन किंग हूँ? आखिर मैं अपने पीछे कैसे पड़ सकता हूँ? रिलाई कहता है कि और हाइनेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि ये बच्चा जोशुआ का ब्लड लाइन है, इसलिए हम लोगों में से एक जैसा ही पालेंगे। योर हाइनेस प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर दीजिए, पर क्योंकि ये जोशुआ के ब्लड लाइन का बच्चा है इसलिए इसको हम लोग हमारी तरह ही पालेंगे। और ये कहकर रिलाई उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि चीज से फर्क नहीं। और रिलाई ये कहकर उसे अपने हाथ में उठा लेता है और कहता है कि चीज से फर्क नहीं पड़ता कि वो एक पोप है या वो एक स्केलेटन किंग, पर जोशुआ इससे भी काफी ज्यादा काबिल है कि वो उन सभी को हैंडल कर सके। और ये भी एक सच है कि मुझे इस चीज के ऊपर पूरा यकीन है कि जो इससे पहले जो सेटनेस हुआ करती थी मेलिसा, वो इतना डिलाइटेड थी कि उसने दोबारा स्केलेटन किंग से मुलाकात करी थी। अलेक्जेंडर कहता है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जरूर उसने ऐसा किया होगा। इसलिए वो आगे कहता है इसलिए आखिर हम लोग इस चीज को अलाउ कैसे कर सकते हैं कि जो सेटनेस का डायरेक्ट डिसेंडेंट है उसे हम लोग इंपीरियल फैमिली को दे दे। आज से कंफ्यूज होकर मेलिसा के बारे में सोचता है और अचानक उसे याद आ गया था और वो कहता है मुझे याद आया वो लास्ट अपोनेंट जिसने मेरे ऊपर हमला किया था डिवाइन रेल में पहुंचने से पहले, वो तो मेलिसा ही थी। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और एक क्रेजी सेटनेस थी जिसका मैंने सामना किया था। और वो उसके बारे में सोचता है जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था। और वो कहता है कि मैं केवल सेटनेस का कैंडिडेट बनकर ही जन्म नहीं लिया है, वो भी वो एक सेटनेस की फैमिली। वो सोचता है कि मैंने केवल सेंट का कैंडिडेट बनकर ही जन्म नहीं लिया है, वो भी सेटनेस की फैमिली के अंदर, बल्कि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ मेलिसा का। आखिर मेरी सच में ये जिंदगी किस तरीके से खराब हो चुकी है। और फिर बताया जाता है कि आखिर सेटनेस क्या होता है। कहा जाता है कई बार स्केलेटन किंग से हार जाने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो सेटनेस को एक अल्टीमेट वेपन की तरह बनाएंगे, एक ऐसा मैथ जिसको भगवान ने बनाया हो पनिश करने के लिए, वो भी इविल को। एक होली अटैक जिसके पास पावर हो होली लाइट की, होली लाइट जो कि होली एम्पायर की हो, जो कि हाईएस्ट रैंक होती है सभी नाइट्स के अंदर जो कि लाइट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए
सिटनेस की बैटल पावर जो कि हर एक चीज से ओवर पावर्ड थी, सभी लोगों को यही लग रहा था कि जो स्केलेटन किंग है अब वो जल्दी ही यहाँ पर हार जाएगा। फिर हैशटैग अटैक और डिफेंस करना, रिवील गॉड, हैशटैग कॉकरोच जैसे सर्विंग इंस्टीट्यूट, हैशटैग कॉकरोच जैसे सर्वाइवल स्टैंड, हैशटैग सेल्फ सेक्रीफाइसिंग अटैक, हैशटैग ब्यूटीफुल इंडिविजुअल्स, हैशटैग स्ट्रॉन्गर विद टाइम, हैशटैग लॉन्ग लाइफ स्पैन। और सब के बाद भी स्केलेटन किंग ने बड़ी बेरहमी से और बड़ी बुरी तरीके से उसे हरा दिया था। वो कहता है कि मैं कभी भी किसी सिटनेस को नहीं मारना चाहता था, पर वो आकर हमेशा ही मुझे नुकसान पहुंचाया करते थे। इसलिए सिटनेस को मारने के बाद जितनी भी उसकी होली पावर एनर्जी होती थी वो सभी भगवान के पास वापस पहुंच जाती थी। इसका मतलब वो उसे फिर से इस्तेमाल कर सकते थे उनके न्यू अपग्रेड के अंदर जो कि वो सिटनेस के अंदर बनाते थे। इसी वजह से जो लास्ट सिटनेस थी मेलिसा, वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। उसने लगभग मुझे मार ही डाला था। और अब मैं सोचता हूँ कि सच में वो मेलिसा मेरी एक एंसेस्टर है। सिटनेस की एग्जिस्टेंस वो एक ऐसी इच्छा थी, उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए था जो कि केवल स्केलेटन किंग को मार सके। जोशुआ ही एक ऐसी लौती फैमिली है जिसने सिटनेस को प्रोटेक्ट किया था और यही इनका एक लौता मिशन है। और उनका यही एक लौता मिशन है कि जो भी भगवान के खिलाफ जाएगा उसे हरा दिया जाए। इसलिए मैं पूरे से श्योर हूँ कि जोशुआ इससे भी और भी ज्यादा केपेबल है कि वो एक बच्चे की रक्षा कर सके। तो पीछे से एक नाइट उससे कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। क्या आपको ये पता भी है कि आखिर न जाने कितनी सिटनेस थी जो कि स्केलेटन किंग को हैंडल करने में फेल हो गई थी। तो वो बुरी सी शक्ल बनाते हुए सोचता है कि नहीं, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं मारा। और स्केलेटन किंग तो एक बार उसकी ट्रैप के अंदर फंस भी गया था क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जो सिटनेस है वो उसे लड़ने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। वो सोचता है कि मैंने उसे जाने दिया था। वो कहता है कि मैंने उसे जाने दिया था क्योंकि आखिर मुझे इसके बारे में कैसे पता हो सकता है कि उसे दिशाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर कहाँ से रास्ता हो सकता है। वो आगे कहता है कि 5 सिटनेस थी जो कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से ही मारी गई थी। आइजैक सोचता है कि डैम इट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए था। रिलाई कहता है कि बच्चे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ही अगर तुम श्रापित क्यों ना हो, पर फिर भी हम लोग सारी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी रक्षा कर सके। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है पर क्या वो मैं अकेला ही हूँ जिसको इस चीज से काफी ज्यादा दिक्कतें हैं, और आखिर कर्ज का क्या मतलब है, क्या तुम मुझे बताओगे। और वो बड़े ही प्यार से उसे गोद में उठाए हुए कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने यहाँ पर जन्म लिया है। यहाँ पर केवल एक ही चीज है जो कि पेरेंट्स तुमसे यहाँ पर इच्छा रखते हैं। और वो बड़े ही प्यार के साथ उससे कहता है कि वो बस इतना ही चाहते हैं कि तुम बड़े होकर बिल्कुल भी उस इविल स्केलेटन किंग की तरह ना बन जाओ। ये तो लॉल हो गया क्योंकि अंदर से वो स्केलेटन किंग ही है जिससे तुम कह रहे हो कि वो स्केलेटन किंग ना बन जाए। इसलिए वो कहता है कि वो अननोन पेरेंट्स जो कि मेरे हैं, मुझे अभी से उनकी उम्मीद और सपनों को तोड़ते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। अलेक्जेंडर कहता है कि रिके प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा और सोचिएगा क्योंकि जो स्केलेटन किंग है उसे सील हुए 150 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आइजैक सोचता है कि सच में इस चीज को इतना ज्यादा लंबा समय हो गया है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेलिसा है उसे अब तक यहाँ पर मर जाना चाहिए था। वो उस समय 50 साल की थी जब उसने मेरा सामना किया था कि उस समय पर जो डीमन किंग थी उसकी फोर्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ना चालू हो चुकी थी। उस समय उसके पास एक काफी ज्यादा परफेक्ट चांस था कि वो होली एम्पायर के ऊपर भी अपने इन्फ्लुएंस को ग्रो कर सकता था। इसी वजह से यंग मास्टर इंपीरियल फैमिली के लिए सच में काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर अभी देखा जाए तो जोशुआ की सिटनेस अभी ऐसा कोई भी नहीं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर सके। इस चीज को 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है जब से सिटनेस ने इस बच्चे को जन्म दिया था और वो अपने हस्बैंड के साथ न जाने कहाँ पर गायब हो गई। ये सुनने के बाद उसके दिल के ऊपर एक और काफी ज्यादा बड़ा सा पत्थर गिर गया था। और आइजैक कहता है क्या सिटनेस मेरी माँ है। रिलाई कहता है कि आप इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचिए क्योंकि जो मैट्रियार्च है वो भी अभी इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है और जो जोशुआ है वो सच में इतना ज्यादा केपेबल है कि वो एक बच्चे की रक्षा तो कर ही सकता है। और आइजैक काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ठीक है, अब अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि मुझे यहाँ पर सरप्राइज कर सके क्योंकि एक फैक्ट है कि जो सिटनेस है वो मेरी माँ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गेम है वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। पर तभी उसके कानों में एक और आवाज आती है कि डैम इट, क्या तुमने ये सुना है कि जो मिस मेलिशिया है वो करेंटली डीमन स्केलेटन किंग के सबऑर्डिनेट्स को हराते हुए यहाँ पर वापस आ रही है और जल्दी ही वो यहाँ पर वापस आ जाएंगी। और जो मैट्रियार्च है वो भी अपने ग्रैंडसन को देखने के लिए सच में काफी डिलाइटफुल है। ये सोचकर वो कहता है कि हे, तुम्हें 200 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं तो आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। बताया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी काफी ज्यादा लंबी जिंदगी थी और यही सोचकर वो बेचारा बच्चा डिप्रेशन के अंदर जा चुका था। अलेक्जेंडर कहता है कि अभी भी उसे आने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर ये बच्चा देखने में ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा परेशान सा है, क्या ये ठीक है। रिलाई कहता है कि हाँ वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। पर आइजैक काफी परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं काफी अच्छा हो सकता हूँ क्योंकि जो मेरा लॉन्ग लाइफ स्पैन वाला दुश्मन था वो अभी तक जिंदा है। जैसे ही मेलिसा को ये पता चलेगा वो तो मेरा तंदूर बना देगी। और ये सब सोचकर बेचारा स्केलेटन किंग बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था और ये देखना सच में काफी ज्यादा फनी है। और वो कहता है कि बाकी सभी तो ठीक है पर मेलिसा वो एक आखिरी इंसान होगी जिसका मैं सच में यहाँ पर सामना करना चाहूंगा। और इसलिए वो अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ लेता है और सोचता है कि अगर मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है, इसलिए वो गागा करते हुए कहता है कि एम्परर इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। ये देखकर अलेक्जेंडर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट आ गई थी और वो ये देखकर सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि जरा इस बच्चे को तो देखो,
यहाँ तक ये भी चाहता है कि मैं इसको इंपीरियल फैमिली के अंदर लेकर जाऊँ। तो वो कहता है कि नहीं, ये तो बस काफी ज्यादा फ्रेंडली है और कुछ नहीं योर हाइनेस। अलेक्जेंडर कहता है कि ऐसी कई सारी चीजें जो कि इंपीरियल फैमिली इसको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकती है। ऑल्सो जो जोशुआ है वो स्पेशलाइज्ड है सेंटनेस की प्रोटेक्शन के लिए, पर उन लोगों को इस चीज का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आखिर एक सेंट को किस तरीके से रेज करना है। और ये कहकर वो आइजैक को अपनी तरफ खींचना चालू कर चुका था। रिलाई कहता है कि इस बच्चे की किस्मत है कि ये आगे चलकर एक काफी ज्यादा अच्छा डीमन स्लेयर एक्सोसिस्ट बनेगा और केवल जोशुआ फैमिली ही है जो कि एक्सोसिस्ट की ट्रेनिंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। और ये कहकर वो उसको अपनी तरफ खींचने लगा था। और इसके अलावा कि ये हिस्ट्री का फर्स्ट सेंट नहीं है जिसने जन्म लिया है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इंपीरियल फैमिली के पास भी सच में काफी ज्यादा कम एक्सपीरियंस है एक सेंट को जन्म देने का या फिर उसको पालने का। और ये कहकर उन दोनों के बीच में उसको खींचते हुए लड़ाई चालू हो जाती है कि इंपीरियल फैमिली सच में काफी ज्यादा अच्छी है। तो दूसरा कहता है कि नहीं, जोशुआ फैमिली काफी अच्छी है। और बेचारा बीच में खिंचता हुआ बच्चा वो कहता है कि हे, ये सब बंद करो। बाकी सभी लोग यानी जो बाकी नाइट्स थे वो भी ये देखकर घबराते हुए आगे की तरफ भागते हुए कहते हैं कि प्लीज अब दोनों ही काम हो जाइए, इस तरीके से तो आप यंग मास्टर की जान ले लेंगे। और वो अपने मन में कहता है कि मैं इंपीरियल फैमिली के अंदर जाना चाहता हूँ, तो प्लीज इस सबको रोक दो, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। और उसे अलेक्जेंडर के पीछे से चमकते हुए वो लाइट दिख रही थी जिसको देखकर वो कहता है कि इसके अलावा वो लाइट जो कि लाइफ को पॉइंट करती है वो लाइट बार बार एम्परर के पीछे से चमक रही है। इसका मतलब तो यही है कि अगर मैं काफी अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ तो मुझे एम्परर के साथ जाना चाहिए, इसलिए मैं इस चीज को बिल्कुल भी खो नहीं सकता। और ये कहते हुए जो उसकी लाइट होती है वो तेजी से चमकती चली जाती है और वो कहता है तो बताओ कि तुम यहाँ पर कहाँ जाना चाहते हो। पर ये देखकर वो खुद ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। और वहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज लाइट के साथ पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिशप को एक जगह पर रखा गया था और उसके सामने कई सारे लोग थे जिन लोगों ने हुडी पहनी हुई थी। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि वो माना था, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो डीमन किंग का ही बच्चा है। तो उसके सामने खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है कि होली पावर जो कि भगवान की दी हुई है, यानी तुम उसे ये कहना चाहते हो कि डीमन किंग के पास पावर है वो भी भगवान की। और ये कहकर उसने अपनी तलवार निकाल ली थी। बिशप ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो माना था, आखिर सभी लोगों में से मैं अकेले कंफ्यूज कैसे हो सकता हूँ माना और होली पावर्स के अंदर। वो कहता है कि जो वो आदमी कहता है कि जो सेंट्रल पेप्स है उन्हें इस चीज को कमिट कर दिया है कि जो तुम्हारा स्टेटमेंट है। ये देखकर वो कहता है कि कार्डिनल, पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो उसके गले को यहाँ पर काट कर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगे थे तो उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी उससे कहता है कि मैं सबसे पहले यहाँ से जाकर एक अटैक स्क्वाड को ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। तो वो कहता है कि चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि एम्परर उस बच्चे को अपने साथ लेकर जाने ही वाला है। और क्योंकि ऐसे हम लोगों को कई सारे मौके मिलेंगे इंपीरियल फैमिली के अंदर जिससे हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, इसलिए इस बार हम लोग इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि वो वहाँ पर जरूर मारा जाए। और दूसरी तरफ आइजैक बड़े ही आराम से अपने पालने में पड़ा हुआ बस यही सोच रहा था कि कोई मेरे बारे में बातें कर रहा है। और फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैरेज के अंदर वो लेटा हुआ था और वो कहता है कि अभी असल में मैं जोशुआ के अंदर जा रहा हूँ। और ये सब बोलते हुए सच में काफी ज्यादा उदासा लग रहा था। और हमें कई सारे घोड़ों को दिखाया जाता है जिनके बीच में एक घोड़ा गाड़ी चल रही थी और जैसे ही कार्डिनल को ये पता चलता है तो सभी लोगों के सामने उसका पोपट हो जाता है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तेज लाइट निकल रही थी। वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर वो लाइट क्या है। अलेक्जेंडर आइजैक को पकड़े हुए था और वो कहता है कि आखिर ये अचानक इतनी तेज लाइट क्या हो रही है, इसकी वजह से मेरी आंख खराब हो गई। रिलाई कहता है कि यस, आपके इंपीरियल मैजेस्टी के सामने जोशुआ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है किसी भी बच्चे को पालने के लिए। आपको खुद को भी ऐसा ही लगता होगा इसी वजह से क्योंकि वहाँ पर डीमन किंग के और माना कोर्स के कई सारे क्रॉप्सेस पड़े हुए हैं। और ये देखकर वो सोचता है कि ये तो वही लाइट है जिससे मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। और रिलाई आगे कहता है कि मोस्ट वैल्यूएबल चीज जो कि जोशुआ है, और रिलाई कहता है कि वो मोस्ट वैल्यूएबल चीज जो कि जोशुआ वहाँ पर प्रदान कर सकता है कि वो डीमन किंग के सबसे ज्यादा क्रॉप्सेस के पार्ट्स हैं। और ये कहकर वो अपनी लाइट को आगे की तरफ बढ़ा रहा था। ये सुनने के बाद आइजैक बहुत बुरी तरीके से शॉक हो गया था और वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या मेरी बॉडी, क्या तुम लोग उसे होल्ड कर रखे हुए हो, आखिर तुमने इस चीज को पहले मेंशन क्यों नहीं किया था। और जैसे वो ये बोलता है वो रिलाई के हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि अब वो उसके साथ जाने के लिए तैयार था। यहाँ पर रिलाई उससे कहता है यहाँ तक जोशुआ, पर वो उससे आगे कुछ कह ही नहीं पाता। और वो दूसरी उंगली के साथ उसे थंब दिखाता और कहता है कि जरा इसको देखो अंकल। और वो गागा करते हुए कहता है तो चलो जोशुआ के अंदर चलते हैं। ये देखकर रिलाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बेचारा शर्माना चालू हो चुका था। और ये देखना काफी ज्यादा मजेदार है जहाँ पर वो कहता है कि आइजैक ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसे यहाँ पर प्रपोज कर दिया हो। और आइजैक बड़े ही आराम से कैरेज के अंदर पड़ा हुआ बस यही सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं इंपीरियल हाउस होल्ड के अंदर चला जाता हूँ तो मिलिट्री वाले मुझे वहाँ से घसीट कर लेकर चले जाएंगे, पर अगर मेरे हाथ में मेरी ही लाश लग जाती है तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और वो बताता है कि जो मेरी बॉडी है उसे मैंने माना के साथ रिफाइन किया है जिसकी वजह से वो किसी भगवान की तरह काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अगर मैं उसे वापस पा लेता हूँ तो कोई 10th रैंक का मॉन्स्टर भी मेरे सामने कुछ भी नहीं होगा। और इस सब के
सबके अलावा मैंने ये पहली बार देखा है जो लाइट ऑफ डिस्पेयर है सर्वाइव, जो कि काफी ज्यादा शाइनी और ब्राइटी है। तो क्या शायद इसका मतलब अंकल रिलाई को फॉलो करना जो कि जोशुआ से है, वो मेरे सर्वाइवल में काफी ज्यादा अच्छा बेनिफिट दे सकता है। अंदर रिलाई के साथ एक आदमी बैठा हुआ था जो कि उससे कहता है, क्या आखिर आप पॉप के साथ फोर्स क्यों कर रहे थे मास्टर आयरिस के लिए? वो ये सुनकर कहता है कि मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। क्या आखिर वो इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहे थे? वो कहता है क्योंकि भविष्यवाणी है जो कि भगवान ने दी थी कि एक सेंट भगवान का बच्चा बनेगा। ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था। वो आदमी कहता है, तो किसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट पॉप बन सकता है? रिलाई कहता है कि बिल्कुल, इसी वजह से तो वो बेरेट यहाँ पर उसको सेंट बनाने की इतनी ज्यादा कड़ी कोशिश में लगे हुए हैं। पर बेचारा आइजैक ये देख कर बेचारे के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो सोचता है कि आखिर ये किस तरीके की डेवलपमेंट है। जिसके बाद पोप के बारे में बताया जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कार्डिनल जो कि होली रैंक स्पेल्स को इस्तेमाल कर सकता है, जो कि 10th रैंक पर होते हैं। और उसका जो ओहदा होता है वो बिल्कुल किसी और किंग के बराबर ही जैसा होता है, जो कि सभी होली नाइट्स के ऊपर राज करता है। और होली एम्पायर के अंदर वो एक ऐसा फिगर होता है जिसके पास इतनी ज्यादा अथॉरिटीज होती है, जो कि एम्परर के बाद और जो कि उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। और हजारों सालों से बिरेट्स ही हैं जो कि पोप बनते आ रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज काफी ज्यादा सेंस बनाती है कि वो लोग पागल हो रहे हैं कि जो उनकी उपाधि है वो यहाँ पर चुराई जा रही है, वो भी किसी सेंट के द्वारा। और वो आगे कहता है, तो अच्छा, इसी वजह से बाकी जितनी दूसरी फैमिलीज भी हैं वो सभी भी अपनी तरफ से एक सेंट बनाना चाहते हैं। और वो ये सोचने के बाद बू कहना चालू कर देता है, पर अचानक समझ में आता है कि बाहर से एक आवाज आ रही थी। ये सुनने के बाद वो कहता है कि आखिर क्या हुआ? तो वो कहता है कि यंग मास्टर रिले, हम लोग डीजे के पास पहुंच चुके हैं। पर यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक काफी ज्यादा बड़ी सी दिक्कत है और हमें दिखता है कि वहाँ से 3 गार्ड्स आ रहे थे। एक गार्ड जो कि उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि मुझे माफ करिएगा पर आप लोग डीजे के अंदर नहीं जा सकते। आयज़ैक ये देखकर सोचता है कि आखिर अब यहाँ पे ये क्या हो गया। और रिलाई काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम जोशुआ के कोस्ट आर्मी को पहचानते नहीं हो? आखिर किस तरीके की एजुकेशन है जो कि तुम यहाँ पर सीख रहे हो? तो उसके अंदर से एक डार्कनेस निकलना चालू हो जाती है और वो कहता है कि बिल्कुल, तुम यहाँ से बिल्कुल भी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोग उस बच्चे को यहीं पर खत्म कर देंगे जिसके अंदर सिटनेस का ब्लड है। ये कहकर वो तीनों यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो चुके थे और वो सभी डीमंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर से काफी ज्यादा पर्पल जैसी डार्क एनर्जी निकलना चालू हो गई थी। ये देखकर रिलाई भी थोड़ा सा कंफ्यूज और काफी ज्यादा हैरान सा हो गया था और बाकी सभी लोग भी ये देखकर हैरान थे और कहते हैं कि ये तो डीमन किन है। यहाँ तक आइजैक भी ये देखकर हैरान सा हो गया था और वो सोचता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी इंसानी टेरिटोरी में जाकर आखिर ये सब हो क्या रहा है? मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कोई भी इंसानी टेरिटोरी के अंदर जाकर उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। आखिर एक नया डीमन किंग यहाँ पर ये सब करवा क्या रहा है? और वो जिन सभी का लीडर था वो गुस्से में कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम इंफीरियर हो। और जो डीमंस का लीडर था वो कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम इंफीरियर इंसानों। और वो डीमन जो कि उन लोगों का लीडर था वो कहता है कि मेरी बात कान खोलकर सुनो, तुम इंफीरियर ह्यूमन। हमारे महान किंग ने हम लोगों को ऑर्डर दिया है कि हम सेंट को मार डालें और सेंटनेस को भी बिना किसी हेजिटेशन के। ये सुनने के बाद वो सोचता है कि मुझे लगा ही था कि जो न्यू डीमन किंग है वो थ्रोन के पीछे ही पड़ा हुआ है। और वो डीमन आगे कहता है कि हमारे ग्रेट स्केलेटन किंग का नाम लेकर हिज मैजेस्टी आइजैक हम लोग सेंट को मारना चाहते हैं। ये सुनने के बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आना चालू हो चुका था और वो कहता है कि ये कमीने कहीं के। और वो बाबा करते हुए बोलता है कि आखिर कमीनों, मैं तुम लोगों से कब कहा कि तुम्हें कुछ ऐसा करना है? और वो डीमन आगे कहता है कि अगर तुम उस बच्चे को पीछे ही छोड़कर यहाँ से चले जाते हो तो हमारे राजा स्केलेटन किंग ऐसा हो सकता है कि वो तुम लोगों की जान को बख्श दे। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले रिलाई उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी ज्यादा बड़ी सी बिजली गिरी थी और वो वहाँ पर पूरे से जल भुज गया था। ये देख कर उसके दोनों ही साथी काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा हक्के बक्के से रह गए थे। और वो लोग देखते हैं कि जो उनका लीडर था वो यहाँ पर मारा जा चुका है। वो डीमन कहता है कि ये लोली होली नाइट। और रिलाई काफी गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके के शब्दों को इस्तेमाल करने की, वो भी जोशुआ के एक एक्सोसिस्ट के सामने। मुझे लगता है कि तुम इतनी ज्यादा आसान मौत नहीं चाहते, इसलिए अब मेरी बात कान खोलकर सुनो कि मैं सभी दुनिया की जितनी भी छोटी चीजें उन सभी की रक्षा करूंगा। और इसी वजह से जोशुआ हाउस होल्ड जितनी भी इवल चीजें उन सभी को तबाह कर देगा। और ये कहकर वो सभी अपने और माना को रिलीज कर और ये कहकर वो सभी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पूरे में उन सभी की एनर्जी फैल चुकी थी और वो सभी काफी ज्यादा भयानक लग रहे थे। जहाँ पर वो आगे कहते हैं कि इसलिए हम लोग तुम्हारा पीछा करेंगे नर्क की गहराइयों तक। इसलिए वो आगे कहता है कि हम लोग तुम्हारा पीछा करेंगे नर्क की गहराइयों तक और तुम्हारे जैसों को तबाह कर डालेंगे। और वो घटिया स्केलेटन किंग, मुझे चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपने साथियों का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपनी बॉडी को बनाया है। ये सुनने के बाद वो डीमंस काफी गुस्से में उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसे एक घटिया से इंसान की ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? बिल्कुल भी हमारे स्केलेटन किंग की इंसल्ट करने की हिम्मत भी मत करना। और ये कहकर वो रिलाई के ऊपर जंप कर चुका था और आगे कहता है ये सब हम हमारे किंग के लिए ही कर रहे हैं जिससे हम लोग फिर से उसे रिवाइव कर सके। जिसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और पीछे से एक लड़का आइजैक को
लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है, जो कि उससे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और वो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या कोई मेरे नाम का इस्तेमाल करते हुए ये सब कर रहा है। और वो नाइट आइजैक को एक जंगल के अंदर लेकर आ गया था, जहाँ पर वो आराम से उसको एक जगह पर छुपा देता और कहता है कि प्लीज यंग मास्टर आप यहाँ पर वेट करिएगा, मैं जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। और ये कहकर वो अपने होली पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है। साथ ही वो उसको चेक करते हुए कहता है कि यहाँ तक कोई एक हाई रैंकिंग डीमन किन भी इस चीज को पास थ्रू नहीं कर सकता। ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर बाहर से कोई इसके अंदर नहीं आ सकता इसका मतलब तो ये है कि अंदर से भी इसको यहाँ पर तोड़ा नहीं जा सकता। और ये कहकर वो मेडिटेट करना चालू करता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है मैं सर्वाइव करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट हूँ। मैं एक्टिव करता हूँ मैजिक रिवर्स को, मैं एक्टिवेट करता हूँ और वो मैजिक रिलीज करना चालू कर देता है और कहता है कि मेरी कॉल को सुनो, जो कि इस मैजिक को बनाता है और यहाँ पर मेरे माइंड को प्रोसेस कर रहा है। उसे किसी के खुसफुसाने की आवाज आती है कि आखिर कौन है जो कि ये देख रहा है और हमें वहाँ पे एक डीमन के स्माइल करते हुए चेहरे को दिखाया जाता है। और वो आइजैक को देखते ही वहाँ पर लॉर्ड कहना चालू कर देता है कि मेरे मास्टर, पर तभी वो उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख देता और कहता है हाँ मुझे पता है कि काफी लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाए हैं, पर चुप हो जाओ वरना हम लोग यहाँ पर पकड़े जाएंगे। वो डीमन कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था कि मैं कभी भी फिर से आपके इस ग्रेट वेजेस को देख पाऊंगा। वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं वहाँ पर खत्म हो चुका हूँ। और वो सोचता है कि इस चीज को काफी लंबा समय हो चुका है, पर जो विस्पर है उसके अंदर एक डिटेंशन स्पेल भी आ चुकी है और साथ ही वो सेल्फ सेंस को भी पोजेस करता है। मैंने इसे इसलिए बनाया था जिससे मैं डिटर्मिनेशन मैजिक को इस्तेमाल कर सकूं और रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकूं, क्योंकि मैनुअली ये सब करना काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात है और काफी समय हो चुका है कि इसने अपनी खुद की एक पर्सनैलिटी बना ली है, पर फिर भी ये अभी भी देखने में काफी ज्यादा क्यूट है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे ही पहले विस्पर उससे कहता है कि माय लॉर्ड आपकी ये विकेटनेस सच में पहले की तरह काफी ज्यादा अच्छी है। आपको काफी ज्यादा बधाई हो कि आपने एक छोटे से बच्चे की बॉडी को रिसाइज कर लिया है और अभी तक इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। पर आखिर उन कमीने भगवानों की ऐसा करने की वो भी मेरे मास्टर के साथ हिम्मत भी कैसे हुई। और इसके अलावा भले ही वो मेरे मास्टर ही हैं, पर मुझे तो सच में इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि उन लोगों ने आपको एक छोटे से बच्चे की बॉडी दी है। वो कहता है कि बहुत हुआ, जाकर मेरे दुश्मनों के ऊपर जाकर ध्यान दो। तो विस्पर कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। विस्पर कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और ये कहकर वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। मैं जाकर अभी 100 मीटर के रेडियस के अंदर सर्च करता हूँ और वो बताता है कि यहाँ पर 88 एनिमीज हैं और सभी के सभी मॉन्स्टर्स हैं, पर उनको आपके साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता मेरे ग्रेट मास्टर। ये सुनकर वो कहता है क्या वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं? रुक जाओ 88, क्या वो लोग यहाँ पर किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? और सच में क्या टेरिटरी सिक्योरिटी गो, और सच में ये काफी ज्यादा बड़ा सिरदर्द हो जाएगा अगर जो टेरिटरी की सिक्योरिटी ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उनको अपना सबोर्डिनेट कहना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा जोशुआ के हाउस होल्ड के घर। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आखिरकार मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा जोशुआ हाउस होल्ड मुझे पकड़े उससे पहले ही। पर अगर इसके लिए मुझे मेरे माना को जो कि मैंने इतने लंबे समय से स्टोर कर रखा हुआ है अगर पूरा पूरा लगाना भी पड़ जाए। पर तभी विस्पर ये देख कर उससे कहता है कि मास्टर कि जो एनिमी की करंट नंबर्स है वो केवल 51 बचे हुए हैं, जो एनिमी के नंबर्स है वो काफी ज्यादा तेजी से गिरते जा रहे हैं और वो केवल 31 बचे हुए हैं। ये देखकर वो कहता है क्या आखिर अचानक ही क्या हुआ, जिसके बाद वो बताता है कि अब केवल 13 है। और वहाँ पर लड़ते हुए एक आदमी कहता है कि मास्टर कोई आ रहा है। रिलाई कहता है कि जितने फोर्सेस है सभी को डिफेंस लाइन के अंदर ले आओ और विस्पर उसे बताता है कि अब केवल 4 ही बचे हुए हैं। पर वो डीमंस अपने ऊपर से काफी बड़ी परछाई को देखकर कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ गए हो भाई, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग उस सेंट को आज ही जान से मार डालेंगे। वो कहता है क्या सेंट, और वो डीमन आगे कहता है कि केवल स्केलेटन किंग की विल ही, पर वो आगे कुछ कह पाता उससे ही पहले वो डीमन ही उसको बीच में से चीर देता है। ये देखकर आगे सभी डीमंस भी काफी ज्यादा हैरान थे, यहाँ तक वो जो सेंट के यहाँ तक जो होली नाइट्स थे वो भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा चुके थे। और विस्पर उसे बताता है कि अब कोई भी दुश्मन वहाँ पर नहीं बचा है। ये देखकर वो काफी खुश हो रहा था, पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर डिटेक्ट कर रहा हूँ एक शेडो लीच को, और वो बड़ी सी शेडो लीच उन लोगों के सामने आकर खड़ी हो चुकी थी। और वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरे भगवान को, और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी मेरे राजा को, वो भी तुम्हारे घटिया से हाथों के साथ छूने की हिम्मत भी कैसे हुई, तुम सभी की जान आज मैं यहाँ पर ले लूंगा। और ये सुनने के बाद बेचारे आइजैक के चेहरे का रंग फिर से उड़ चुका था। वो सोचता है कि आगे ये सब हो क्या रहा है। आगे वो शेडो लीच कहता है कि मेरे किंग जो कि मेरे अकेले मास्टर है, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें एक छोटी सी घटिया सी बॉडी के अंदर ट्रैप करने की। जैसा कि पता है कि आयरिस ने एक को फ्री कर दिया था, जिसके बाद भी जितनी शेडो लीचेस है उन सभी को इसके बारे में पता चल चुका है और ये चीज उसके सामने एक्सपोज हो चुकी है। और वो डीमन आगे कहता है और शेडो लीच आगे कहता है कि तुम उस बच्चे को तुम्हारी घटिया नजरों से देख भी मत लेना, मैं तुम्हारी आंखों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रिलाई का नाइट ये देखकर कहता है कि मास्टर आखिर ये क्या कह रहा है। आइजैक बताता है कि पर जो इंसान होते हैं वो उसकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो उनकी लैंग्वेज होती है वो पूरी तरह अलग होती है। और जो विस्पर था वो दूसरी तरफ ये देखकर इस चीज के मजे ले रहा था और आइजैक से कहता है कि वाह सच में ये तो एक काफी ज्यादा बड़ा सा मैस है। आइजैक
कहता है लगता है कि उस कमीने को इसके बारे में पता चल चुका है कि मैं स्केलेटन किंग हूँ, और जो उसका ये एफर्ट है कि वो मुझे फॉलो करना चाहता है ये सच में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और दूसरी तरफ रिलाई अपने सभी नाइट से कहता है कि सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और सभी लोग अपनी तलवारों के साथ उसके ऊपर चार्ज कर देते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है ये देखकर वो कहते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, कि ये लोग अपना मजाक बनाना चाहते हैं। और वो डाटा गागा करते हुए कहता है कि तुम कमीने मेरे लाइफ स्पैन को टच मत करना, वो मेरे एक सुपर हाई रिच माना कोर है। वो नाइट उसको चिल्लाता हुआ देखकर कहता है कि यंग मास्टर आइजैक प्लीज थोड़ा सा और वेट करिए, मैं जल्दी इस चीज को रिजॉल्व कर दूंगा। पर ये देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वो शेडो लीज था वो अजीब तरीके से एक्ट करना चालू कर देता है। वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे पहचान लिया है, मेरी गाइडिंग लाइट ने मुझे पहचान लिया है। और ये कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगा था। ये देखकर वो लोग काफी हैरान थे, और वो कहते हैं कि यंग मास्टर रियली। ये देखकर वो काफी हैरान था, और वो कहता है कि यंग मास्टर रियलाई ये डीमन किंग यहाँ पर काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी को डिस्प्ले कर रहा है। जिसके बाद वो सभी को छोड़ते हुए तेजी से, और वो सभी को पीछे छोड़ते हुए तेजी से आइजैक की तरफ बढ़ना चालू कर देता है, और कहता है कि मेरे मास्टर मैं तुरंत ही आपके पास आ रहा हूँ। ये देख रियलाई बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, और वो कहता है कि वो नाली का कीड़ा सीधे रियलाई की तरफ ही बढ़ रहा है। और वो शेडो लीच उससे कहता है कि यू फिल्थी होली नाइट्स, आखिर तुम लोगों की मेरे मास्टर को एक ऐसी घटिया सी जगह पर सील करने की हिम्मत भी कैसे हुई। ये देखकर वो कहता है कि ये तुमने काफी अच्छा किया कि तुम मेरी नजरों में आ चुके हो, और मैं यहाँ पर अपने माना कोर को इस तरीके से एक्सोसिस्टम के साथ खत्म होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और वो बाबा करते हुए कहता है कि झिल्लिया और इस प्रोटेक्टिव बैरियर को तबाह कर दो। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, और जैसे ही वो शेडो लीच अपना हाथ उसके ऊपर दे मारता है वो शेडो बैरियर एक ही बार में चकनाचूर हो गया था। वो होली नाइट ये देखकर काफी हैरान था। वो कहता है कि ये मास्टर वो बैरियर और रिलाई भी आइजैक के लिए बहुत बुरी तरीके से घबराना चालू कर दिया था। पर जो आइजैक था उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया। जिसके बाद वो शेडो लीच का हाथ पकड़ता है और बाबा करते हुए कहता है कि ठीक है, अब इस तरीके से इधर उधर जाना और बर्बाद करना बंद करो और जाकर कुछ आराम करो। शेडो लीच रोते हुए कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर सबका मतलब क्या है, पर अचानक ही वो उसके अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो गया था। ये देखकर वो कहता है कि मेरे मास्टर, और वो अचानक ही फिर से एक टोटम के अंदर बदल जाता है। पर साथ ही वो आइजैक से पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। रिलाई ये देखकर हैरान था और कहता है कि सच में, और उसके सामने आइजैक बैठा हुआ था जिसने एक डीमन को यहाँ पर हरा दिया था, और उसने डीमन किंग को फिर से टोटम के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। जिसके बाद सभी लोग उसके लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और आइजैक को खिलाते हुए कहते हैं इनने अपनी पहली कोशिश के अंदर ही डीमन किंग को एक टोटम के अंदर बदल दिया। कि ये सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल नहीं है। ये एक ऐसा होली स्पेल है जो कि केवल वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लगभग इतने ज्यादा पावर हो जैसे कि कोई सेटनेस हो या फिर कोई कार्डिनल जो कि इसको इस्तेमाल कर सकता है। पर आइजैक उनके हाथों पर खेलते हुए कहता है कि भाई ये कोई होली स्पेल नहीं था जिसको मैंने इस्तेमाल किया था। रिलाई दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा था और वो कहता है ये डेफिनेटली एक होली स्पेल था जिसकी वजह से वो एक टोटम के अंदर कन्वर्ट हो गया। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये तो सच में काफी ज्यादा हाई लेवल का होली स्पेल है। ये काफी ज्यादा अजीब सा नहीं है क्योंकि मुझे उसके अंदर से काफी ज्यादा होली स्पेल, पर ये काफी ज्यादा अजीब सा नहीं है क्योंकि मुझे उसके अंदर से जरा से भी होली पावर महसूस नहीं हुई थी। वो नाइट कहता है कि आपको तो पता ही है ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि सही समय पर सामने आती है जैसे कि इमरजेंसी के बीच में, और ये चीज तो आपने भी देखी थी कि वो काफी ज्यादा तेजी से यंग मास्टर की तरफ ही बढ़ रहा था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ तक जो शेडो लीज था उसे भी इस चीज की वजह से काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वो जल्दी से जाकर इस सोर्स को ही खत्म करना चाहता था। और हमारे यंग मास्टर सच में इतने ज्यादा अच्छे हैं और इतने ज्यादा कमाल के हैं, मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हूँ। और अब तो मैं इस चीज के लिए एब्सोल्युटली श्योर हूँ कि जो हमारे यंग मास्टर वो एक सेंट है। रिलाई कहता है कि इसने अभी तक जो भी यहाँ पर कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा। यहाँ तक जो डीमन किंग था वो भी बच्चे के ऊपर ही एम कर रहा था, और भले ही अगर ये कोई सेंट ना हो पर फिर भी एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इस बच्चे के अंदर कुछ न कुछ तो है जो कि काफी ज्यादा स्पेशल है, और इसी वजह से वो परेशान होते हुए कहता है तो पर आखिर ये इतना छोटा सा बच्चा ही क्यों है, और क्योंकि स्केलेटन किंग के कर्ज की वजह से जो जोशुआ फैमिली के सन्स हैं। पर तभी उसे एक आवाज आती है कि मैं खुद ही इसे रिजॉल्व कर दूंगा। एज अ कैप्टन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्लू मैं आइजैक के फ्यूचर की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ जिससे ये जोशुआ का फ्यूचर बन सके। रिलाई ये सुनकर काफी हैरान होता है, जिसके बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है ऐसा लगता है कि सच में मैं काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ था। और वो बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मैं बस इसी वजह से डर रहा था क्योंकि वो स्केलेटन किंग का एक कर्ज है, पर मैं ये भूल ही गया था कि ये बच्चा जोशुआ फैमिली का नाम आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो उसे अपनी गोद में लिए हुए उससे कहता है तो चलो आइजैक घर चलते हैं, तुम्हारे अंकल ऐसी कई सारी चीजें जो कि तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हारे अंदर सच में काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट है, इसलिए तुम्हारे बड़े हो जाने के बाद मैं तुम्हें काफी ज्यादा कमाल का होली नाइट बनाऊंगा। ये सुनकर आइजैक बिल्कुल किसी बेबी की तरह ही वहाँ पर रिएक्ट कर रहा था, पर साथ ही वो सोचता है कि बिल्कुल मैं तभी ठीक हूँ अगर मैं तुम लोगों में से एक नहीं बनता हूँ, इसलिए प्लीज बस मुझे मेरी बॉडी दे दो। जैसे ही हम लोग घर पहुँचेंगे वो आगे कहता है कि भले तुम ज्यादा लंबा नहीं जी पाओगे पर मैं तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनने के बाद आइजैक शॉक हो गया था और वो कहता है कि क्या, और रिलाई काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम पूरे कॉन्टिनेंट के बाहर के लोगों में भी पहुंचेगा। और वो तो टाटा बाबा करते हुए कहता
कहता है कि सर एक सेकंड के लिए रुक जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा सुना जो कि सच में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। और वो आगे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हें ये चीज काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वो डाटा करते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और वो कहता है कि बस एक बार हम लोग घर पहुंच जाएं, उसके बाद तुम्हारे अंकल तुम्हें ये सिखाएंगे कि उस डिसऑनरेबल स्केलेटन किंग के कर्ज को किस तरीके से खत्म करना है। और वो डाटा करते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जोशुआ के कमीने, सच में तुम भाड़ में जाओ।